बस करो जंगली बिल्ली, तुम्हारा हाथ कितना भारी है। जब वो काफी ज्यादा मार खा चुकी तो जरजान मसनूई आह भर के रहा, उसको धक्का देती खुद थक के सोफे पर ढह गई। जरजान ने मोहब्बत से मुस्कुराते उसे देखा, जिसका गुस्सा अब उतर चुका था। जरजान जैसे ही उसके साथ बैठा, जरमीन ने जोरदार मुक्का उसकी कमर में जड़ा और उसके साथ लग गई। दोबारा ऐसी बकवास की तो जान निकाल लूंगी। उसकी धमकी पर जरजान मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वहां दोनों के मुश्तरका कह कहे गूंज रहे थे। कैप्टन हमजा एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो व्हाइट टी शर्ट ब्लू जींस पहने, नीली आंखों पर डार्क शेड्स लगाए सामने से आता मुसाफिरों में नुमाया नजर आ रहा था। मेजर हमजा ने उसे वहां से पिक करते शाह पैलेस ड्रॉप किया और ब्लैक बॉक्स लेता चला गया। डिनर के बाद जरजान हिम्मत मुजतमा करता आलम खान को कॉल करने पिछले लॉन में आ गया। यहाँ एक जानी पूल बना था, जिसका नीला पानी आंखों को ताजगी और ठंडक बख्श रहा था। इस पूल से थोड़े फासले पर ओपन हट बना हुआ था, जिस पर केन के सोफे और दरमियान में शीशे का मेज रखा था। हट के दाएं जानिब दीवार गिर केजेस थे, जिनमें मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे चहचहा रहे थे। जरजान ने हट में पड़े हुए सोफे पर बैठते लंबा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और आलम खान को कॉल मिलाई। उनका अहवाल पूछकर कुछ देर वो इधर उधर की बातें करता रहा, फिर हिम्मत करते तमाम सवाल हालातों वाकयात अपने बाप के गोशगुजार किए। जरजान की बात सुनकर वो चकरा कर रह गए। जुबान गंग और दिमाग माउफ था। कदरे तवक्कुफ के बाद वो खुद को संभालते गोया हुए, मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ और परेशान नहीं होना। मेरी गुड़िया का भी ख्याल रखना और उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। बाबा जान, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही मास्टर्स के फाइनल ईयर में है। अभी यूनी में माइग्रेट होकर आया और इंतहाई गंदी कंपनी है उसकी। वो गलत कामों में मुलविस है। सुनने में आया है वो 4-5 मरतबा जेल भी जा चुका है। जान ने फिक्रमंदी से कहते उन्हें सिकंदर के बारे में आगाह किया। परेशान मत हो, मैं घर की सिक्योरिटी पहले से बढ़वा देता हूँ। मैं बस कल शाम या परसों सुबह तक पाकिस्तान होऊंगा। उन्होंने खुद को बामुश्किल संभालते जरजान को हौसला दिया। उसको हिम्मत का दर्द देते वो खुद हिम्मत हार रहे थे, मगर जरजान को महसूस करवाए बगैर उसे तसल्ली देते रहे। जी बाबा जान, वो मध्यम सा कहता खामोश हो गया। कॉल खत्म करते ही आलम खान ने अपनी पाकिस्तान की टिकट्स कंफर्म करवाने के लिए अपने मैनेजर को कॉल मिलाई। मानो तुम ना ही जाती आज, ये ठीक नहीं है। वो भी यूनी में होगा और अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उससे डरती नहीं हूँ, और वैसे भी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तुमने अपनी तसल्ली के लिए ये गार्ड्स भी डबल करवा लिए हैं ना, अब चलो। तो जान उसको कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो यूनी ना जाए, मगर वो मान के ही नहीं दे रही थी। बिल आखिर उसे हार मानते ही बनी। अब वो यूनी जाने के लिए गाड़ी में आ बैठे थे कि जरजान ने उसे यूनी जाने से बाज रखने की एक आखिरी कोशिश की, मगर जाने से पहले आलम खान बंगिश के कहने पर आज 2 के बजाय 6 गार्ड्स उनकी गाड़ी के पीछे थे। जरजान ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करते यूनी के रास्ते पर डाल दी। पहले 2 लेक्चर्स लेकर अब बाकी का दिन वो सब फारिग थे, मगर जाने से पहले हर रोज की तरह आज भी कैफेटेरिया में महफिल जमाए बैठे थे। हैदर की बात पर हंसते हुए जरजान पीछे को हुआ कि अनजाने में पीछे खड़ी लड़की से बुरी तरह टकरा गया। उस लड़की ने आओ देखा ना तो और जरजान को थप्पड़ रसीद कर दिया। जरजान तो शौक की कैफियत में खड़ा था, अलबत्ता जरमीन को उस पर शदीद गुस्सा आया। वो अभी उठी ही थी कि माही ने बर वक्त उसे पकड़कर रोका, मगर जरमीन का गुस्सा उतरना अब आसान नहीं था। वो खुद पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, मगर जरजान के मामले में वो हद से गुजर जाती थी। वो लड़की नखुआ से बाल झटकती चली गई, मगर शामत को आवाज दे गई। दरमीन का बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को कच्चा चबा जाए। सब उसे ठंडा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बदतमीज, बेशरम, खुद तो हर वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी बनी रहती है और जरा सा टकराने पर यूं नखरे दिखा रही है। प्लास्टिक की दुकान ना हो तो। उसका गुस्सा किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। चलो इस चूहिया को तो मैं बताती हूँ। उसने सबको इशारा किया और कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। फादी भी पूरे जोश से जरमीन के साथ बाहर निकला। मोमिन, हैदर, जरजान और माही ने हंसी दबाते एक दूसरे को देखा और कंधे उचकाते उसके पीछे हो लिए। वो बाहर आई तो वही लड़के सामने कॉरिडोर में खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी। ये लड़का कौन है? उसने सामने लड़की को घूरते साथ खड़े फादी से राजदाराना पूछा। नया पीस है, फादी ने कमीनगी से हंसते उसे आगाह किया। उस लड़के के हाथ में कॉफी कप था, जिसे देखकर जरमीन के दिमाग ने तकरीबकारियां शुरू कर दी। क्या खबर है? जरमीन ने उसी के अंदाज में शैतानी मुस्कान से जाए पूछा। फादी इसका मतलब समझता मुस्कुरा दिया। सुपर। फादी ने अंगूठा उठाकर बेस्ट ऑफ लक का इशारा करते उसे कहा तो वो मुस्कुराती उस लड़की की जानी बढ़ी। वो भागती हुई उस लड़की से टकराई। वो लड़की इनबैलेंस होती उस लड़के से टकराई और गर्म काफी दोनों के कपड़ों को दागदार कर गई। उनके संभलने से पहले जरमीन जिस स्पीड से गई थी उसी से दुगनी स्पीड से वापस आई। छा गई जरमीन ने। फादी ने उसके हाथ पर हाथ मारते सताइशी अंदाज में कहा। जान दोनों को घूर कर रह गया। वो लड़की और लड़का अब दोनों एक दूसरे पर बिगड़ रहे थे, जिसे देखकर स्टूडेंट्स जमा होने लगे। स्टूडेंट्स को तो ऐसी फिल्में बगैर टिकट हर रोज देखने को मिलती थीं। अभी शो बाकी है। जरमीन ने फादी से कहते जरजान को देखा, जो घूर कर उसे ही देख रहा था। बस करो मानो। और तुम फादी बदमाश, तुमने मेरी मासूम मानो को बिगाड़ दिया है। जरजान ने दोनों को लताड़ा। वो दोनों सदा के ढीठ उसकी परवाह किए बगैर हंस दिए। जंगली बिल्ली, अब किधर जा रही हो? जरजान ने उसे कॉरिडोर के दरवाजे की तरफ जाते देखकर उसका बाजू पकड़ा। कहीं नहीं, इधर खड़ी होने लगी हूँ। जरमीन ने मासूम चेहरा बनाते कन अखियों से कॉरिडोर की जानिब देखा, जहाँ से वो लड़की गुस्से से उसी तरफ आ रही थी। उसके सुर्ख लब मुस्कुराहट में ढले। जरजान ने एक मशकूक नजर उसे देखा, मगर उसका बाजू नहीं छोड़ा।
ज़रमीन ने गैर महसूस अंदाज में दाईं टांग दीवार की ओर से बाहर निकाली कि ऐन उसी वक्त वो लड़की आगे आती, उसके पाँव से उड़कर मुंह के बल जरजान के सामने नीचे गिरी। उसके गिरते ही कई कहकहे कॉरिडोर में गूंजे, जिसमें सबसे ऊंचा कहकहा ज़रमीन का अपना था। उस लड़की का किफ़्फ़त के मारे बुरा हाल था। जरजान ने ज़रमीन को सख्त घूरी से नवाजते झुककर उस लड़की को उठने में मदद दी। थैंक जरजान को देखते लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए। उसका किफ़्फ़त के मारे बुरा हाल तो था ही, जरजान को देखकर गुस्से की लहर उसके वजूद में दौड़ गई। ज़रमीन बदमज़ा होकर जरजान को देख रही थी। उस लड़की को लगा जरजान ने उसे जानबूझकर गिराया है ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। इससे पहले वो कोई बदमज़गी फैलाती, ज़रमीन आगे आ गई। बस करो ज़र, चलो। ज़रमीन ने जरजान को बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और एक मुस्कुराती नज़र उस लड़की पर डाली। लूज़र का साइन बनाती उस पर हंसी ज़रमीन वहां से जाने लगी। गुस्से से ज़रमीन को देखते उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था कि ज़रमीन ने उसका वही हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ा। खबरदार, ये भूल है तुम्हारी कि तुम हर किसी पर हाथ उठा सकती हो। हर कोई जरजान खान बंगिश नहीं होता जो लिहाज में खामोश कर जाता है। मैं जरजान खान बंगिश हरगिज़ नहीं हूँ, माइंड इट। मैं ज़रमीन खान बंगिश हूँ। मेरे भाई को कोई हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ देती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ज़रमीन ने दुरुस्तगी से कहते उसका बाजू झटके से छोड़ा और जरजान को लेती वहां से चली गई। मानो मेरी जान, ऐसे तो तुम अपने दुश्मन बना लोगी, जरजान ने बेबसी से उसे समझाया। तुम खामोश रहो बर्फानी लंगूर, ज़रमीन उंगली उठाकर उसे हुक्म जारी करते बोली। उसके अंदाज पर जरजान मुस्कुरा दिया। ये प्लास्टिक की दुकान आजकल किसी पर ट्राई मार रही है, ज़रमीन ने ग्राउंड में बैठते हुए मोमिन से पूछा। ज़रमीन के सवाल पर जहाँ फादी गड़बड़ाया था वहाँ जरजान, हैदर और मोमिन हंसने लगे। ये हमारे फादी पर। मोमिन ने फादी की घूरियों को नज़रअंदाज करते फादी के कंधे पर धप रसीद करते ज़रमीन को आगाह किया। इसकी बात सुनकर ज़रमीन फादी को देखते खुलकर मुस्कुरा दी। हैदर की नीन आंखों की चमक देखते फादी को अपने आसपास खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। मानो अब तुम कुछ नहीं करोगी, जो करना था कर लिया है, वही काफ़ी है। जरजान ने उसे बाज रखना चाहा। बिल्कुल ज़रमीने, मैं भी तुम्हारे किसी रिस्की प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाला। फादी ने भी हरी झंडी दिखाई। कम ऑन बुज़दिलो, जस्ट ग्रो अप। वो बदमज़ा हुई। हम बुज़दिल ही सही लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जरजान ने हाथ उठा इनकार किया। माही, हैदर और मोमिन दिलचस्पी से उनकी बहस सुन रहे थे। तुम तो हो ही बुज़दिल बर्फानी लंगूर, उसने जरजान को भाड़ में झोंका। और तुम फादी, तुम्हारी गैरत किधर है? उस नकचिड़ी ने तुम्हारे भाई को मारा और तुम क्या यूं ही खामोश तमाशाई बने रहोगे? ज़रमीन ने हाथ में पकड़ा जनरल उसके सर पर मारते उसकी गैरत जगाने की कामयाब कोशिश की। बिल्कुल, मैं अपने भाई का बदला लूंगा, फादी जोश से कहता उठ खड़ा हुआ। राउंड में बैठे कुछ स्टूडेंट्स उनकी जानिब मुतवज्जा हुए तो फादी जल्दी से वापस बैठ गया। सब उसकी हरकत पर हंस दिए। ये हुई ना बात, अब देखो मैं कैसे उस पर कटी कबूतरी को मजा चिखाती हूँ। उसने शैतानी मुस्कुराहट मासूम चेहरे पर सजाते गाल पर उंगली रखे कहा तो सब मुस्कुरा दिए। ओके गाइस, बी रेडी फॉर एंटरटेनमेंट। ज़रमीन ने रॉकिंग का साइन बनाते मुस्कुराते हुए फादी को इशारा किया, जिसे समझकर वो बुरे मुंह बनाता वहां से उठ गया। हाय अलीना, फादी ने उसके पास जाकर खुशगवार अंदाज में उसे मुखातिब किया। वो फहाद हसन को अपने सामने देखकर हैरत से मरने के करीब हो गई थी। कहाँ वो उस पर नजर तक नहीं डालता था और आज खुद चलकर उसके पास आया था। वो पिछले 3 महीने से उस पर कोशिश कर रही थी कि फहाद हसन और कुछ नहीं तो उसका दोस्त ही बन जाए, मगर फादी से दोस्ती करना आसान नहीं था। फादी दोस्त बहुत कम बनाता था और किसी लड़की को तो वो हरगिज दोस्त नहीं बनाता था। ओह हाय, अलीना ने अपनी हैरत पर काबू पाते जल्दी से हाथ आगे किया, जिसे चारों न चार फादी ने थाम लिया। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर कहते इजाजत मांगी। ओह या श्योर, व्हाई नॉट? अलीना ने खुशगवारी से कहते अपनी दोस्त को इशारा किया। उसकी दोस्त उसका इशारा समझते ही वहां से चली गई। आप लास्ट कुछ मंथ से मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूँ, और अगर दोस्त बनाता भी हूँ तो पहले मुझे इन्हें प्रूव करना होता है कि वो मेरी दोस्ती के काबिल हैं या नहीं। अगर दोस्त बनाता भी हूँ तो पहले इन्हें मुझे प्रूव करना होता है कि वो मेरी दोस्ती के काबिल हैं भी या नहीं। फादी ने दूर बैठी ज़रमीन को कनखियों से देखते कहा। मैं प्रूव करूंगी कि तुम मुझे दोस्त बना सकते हो, वो जल्दी से जोश में बोली। फादी ने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजते नागवारियत को मसनूई मुस्कान की चादर में छुपाया। ओके, फिर आप एक काम करें। फादी ने ग्राउंड पर नजर दौड़ाई। हाँ, वो जो लड़की ब्लैक टी शर्ट में बैठी है ना, उससे कुछ सवाल करने हैं, और सवाल भी मैं आपको बताता हूँ। फादी ने ज़रमीन की जानिब इशारा करते कहा। उस लड़की ने फादी के इशारे की सिम देखा, मगर ज़रमीन की पुछ देखकर ही हामी भर ली। उसके हामी भरने पर फादी दिल ही दिल में उसकी मुतवक्का बेइज्जती पर हंसा। वेल, वो कोई भी जवाब दे, आगे से रिएक्ट नहीं करना और तहम्मुल से अगला सवाल पूछना है, ओके? फादी ने उसे रूल समझाए। वो सर इस बात में हिलाती जोश से उठी। फादी उसको बेस्ट ऑफ लक कहना नहीं भूला। आ रही है। उसको आते देखकर मोमिन ने ज़रमीन को आंखों से इशारा किया। चलो जल्दी उठो और हैदर, अगर वीडियो खराब बनी तो मैं तुम्हें इसी कैमरे में डालकर समंदर में फेंक दूंगी। ज़रमीन ने उसको जाने का कहते कैमरा हैदर को पकड़ाते धमकी दी। फिक्र नहीं करने बेटा, मैं वीडियो तो ऐसी बनाऊंगा कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी उंगलियां दांतों तले दाब लेंगे। हैदर ने शर्ट का कॉलर इकड़ाते कहा। ओए मामे, शौकियां बाद में मार लेना, अभी चल। मोमिन ने हंसते हुए उसे कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा तो वो ज़रमीन को बेस्ट ऑफ लक का इशारा करता मोमिन के साथ घिसटता चला गया। ज़रमीन के साथ बैठी माही उन दोनों को देखकर हंस दी। वो तीनों ज़रमीन से कुछ फासले पर मौजूद रख की ओट में हो गए, जहां से वीडियो बनाना आसान था।
زرمین کو دیکھتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا مگر مجبوری کے تحت اسے مخاطب کیا۔ ہائے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے چہرے سے ناگواری جھلک رہی تھی جسے اس نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس کے سوال پر زرمین نے مصنوعی حیرت کے تاثرات چہرے پر سجائے۔ کیوں؟ شادی کے کارڈ پر لکھوانا ہے یا شکایت لگانی ہے میری؟ زرمین نے بغور اسے دیکھتے استفسار کیا۔ اس کے ایسے جواب پر علینا نے ضبط کرتے اگلا سوال پوچھا، تمہارے بابا کا نام؟ تم میرا ایڈمیشن فارم فل کر رہی ہو کیا؟ تمہارا نام، باپ کا نام؟ زرمین نے اکڑے لہجے میں سوال پوچھتے اس کی نقل کی۔ علینا نے غصے سے دور بیٹھی فادی کی جانب دیکھا جس نے فوراً ہنستے ہوئے گڈ لک کا اشارہ کرتے اس کی ہمت بندھائی۔ فادی کو دور بیٹھے شدید ہنسی آ رہی تھی جسے روکنے کی کوشش کرتا وہ بے حال ہو رہا تھا۔ فادی کی مسکراہٹ اور ہمت بندھانے پر اس کا حوصلہ بڑھا۔ تمہاری مدر کا نام؟ علینا نے بے نیازی سے پوچھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم میرا آئی ڈی کارڈ بنا رہی ہو؟ کبھی میرا نام، کبھی بابا کا نام، کبھی مدر کا نام۔ زرمین نے ماہی کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لیتے علینا کو دیکھتے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس کے جواب سن کر علینا دل ہی دل میں اسے پاگل کا خطاب دے چکی تھی۔ علینا نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا کیونکہ اسے دوستوں سے لگائی شرط ہر حالت میں جیتنی تھی کہ فہد حسن کو اپنی محبت میں گرفتار کرو، اور فادی نے بھی مان جانے کی ایک ہی شرط رکھی تھی۔ تمہاری کاسٹ کیا ہے؟ علینا نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کرتے پوچھا۔ کیوں؟ میرے گھر رشتہ بھیجنا ہے کیا؟ زرمین نے دل چلانے والی مسکان چہرے پر سجاتے سکون سے پوچھا۔ کبھی مر کے بھی نہیں، علینا نے اسے نخوت سے دیکھتے برداشت کھوتے جواب دے ڈالا۔ ماہی بامشکل اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھی تھی۔ مومن، حیدر، زرجان بھی زرمین کے زبان کے جوہر دیکھ کر حیران سے ہو رہے تھے۔ سکندر گراؤنڈ میں زرمین کی ایک لڑکی سے بات کرتا دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے لگا تھا اب شاید وہ یونی نہیں آئے گی مگر اسے دیکھ کر سکندر نے دل ہی دل میں اس کی ہمت کی داد دی تھی۔ اچھا فیصلہ ہے پلاسٹک کی دکان۔ اس کے جواب پر زرمین نے چپس کا پیکٹ ماہی کو پکڑاتے بینچ سے چھلانگ لگا کر اترتے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں ہیزل گرین آنکھیں گاڑی۔ ماہی اسے پلاسٹک کی دکان کہنے پر دل ہی دل میں خوب ہنسی۔ وہ جانتی تھی کہ زرمین بہت زیادہ میک اپ کرنے والی یونی کی ہر لڑکی کو پلاسٹک کی دکان کہتی ہے۔ خود کے لیے پلاسٹک کی دکان کا خطاب سن کر علینا کے سر پر لگی تلووں پر بھجی۔ یو بلڈی! علینا غصے سے کہتی آگے بڑھی کہ سکندر زرمین کے آگے آ کر اس کو اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا۔ خبردار! حزام سکندر کی بیوی کو گالی دینے والا، اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اب تک اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا۔ تمہارے لڑکی ہونے کا لحاظ کیا ورنہ اپنی بیوی کی جانب اٹھنے والی غلط نظر کو میں سلامت نہیں رہنے دیتا۔ سکندر نے سرد انداز میں درستگی سے کہتے اپنے پیچھے حیران کھڑی زرمین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ حالات کی سنگینی دیکھتے وہ چاروں بھی ان تک آ چکے تھے۔ جس نے سکندر کی بات سنی تھی اب حیرت اور شک سے چیمگوئیاں کر رہا تھا۔ زرجان نے آج سکندر کی سیاہ آنکھوں میں وہی پریشانی دیکھی تھی جو زرمین کے لیے اس کی اپنی آنکھوں میں ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ زرمین کو ستانے والا ہر شخص پر زرجان کو جتنا غصہ آتا تھا آج اس نے سکندر کی سیاہ سرد آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ غصہ دیکھا تھا۔ آج زرجان خان بنگش حزام سکندر کی آنکھوں میں اپنی مانو کے لیے ایک الگ احساس دیکھ کر الجھا تھا۔ تو کیا واقعی سکندر کو مانو سے محبت ہو گئی؟ زرجان نے خود سے سوال کیا جس کا جواب سکندر کی آنکھیں، انداز اور لہجہ سب دے رہے تھے۔ لیٹس گو مائنی، سکندر نے محبت سے زرمین کو دیکھتے کہا۔ ہاتھ چھوڑو میری بہن کا سکندر، مانو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ زرجان نے سوچوں کو جھٹکتے سخت لہجے میں سکندر کو کہتے زرمین کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ گارڈز آگے آئے کہ زرجان نے انہیں روک دیا۔ اس کی بات اور گارڈز کو دیکھ کے سکندر استہزائیہ ہنسا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، تمہاری بہن اب میری بیوی ہے اور اسے لے جانے سے مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے زرمین کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے زرجان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد انداز میں کہا۔ اس کی بات زرجان کو شعلوں پر دھکیل گئی۔ اور کتنی لڑکیوں کو بیوی بنا کر اس آگ میں جھونکا ہے؟ زرجان نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی بات سمجھ کر سکندر نے خود کو زرمین کی موجودگی میں کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا۔ میں صرف اپنی بیوی کا لحاظ کر رہا ہوں کہ تم اس کے بلوڈ بھائی ہو، ورنہ ایسی بکواس پر وہ گراتا طنزیہ لہجے میں کہتا زرمین کی شکل دیکھ کر یکلک خاموش ہوا۔ ہاں اچھا مذاق ہے ویسے، تم کب سے عورتوں کا لحاظ کرنے لگے؟ زرجان نے استہزائیہ ہنستے چپتے لہجے میں پوچھا۔ زرجان جانتا تھا کہ سکندر ہیومن ٹریفکنگ گینگ کا رکن ہے مگر سکندر کا ہر نیا روپ اسے الجھا رہا تھا۔ زرمین سکندر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اور زرجان کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی ورنہ ایسی صورت میں سکندر زرجان کو نقصان پہنچاتا جو اسے قبول نہیں تھا۔ کچھ غصہ، بے بسی، پریشانی، الجھی ہوئی سوچیں اور سب سے زیادہ زرجان کی فکر، اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیزل گرین آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زرجان کی جان ہوا ہوئی۔ مانو میری جان! زرجان نے آگے بڑھتے بے قراری سے کہتے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ زرجان کا سہارا پاتے ہی اس کی رونے میں تیزی آ گئی۔ اسے صرف زرجان کی فکر تھی کہ سکندر زرجان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سکندر نے جب ان جھیل سی آنکھوں کو بھیگے دیکھا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھیں، جن میں شرارت کی چمک سکندر کو ساری دنیا سے غافل کرتی تھی، جن کی وجہ سے وہ درد میں ڈوبی کرسٹل براؤن آنکھوں کا دکھ لمحے کو بھول جاتا تھا، جن آنکھوں سے اسے مانوسیت تھی، جن کا احساس اسے کبھی کسی کی یاد دلاتا تھا، ان آنکھوں کو بھیگا دیکھ کر اس کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اس نے زرمین کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور سرخ آنکھوں سے ایک نظر اس کے بھیگے معصوم چہرے کو دیکھتے لمبے لمبے ڈھک برتا وہاں سے چلا گیا۔ دیدہ دل کی تباہی ہمیں منظور مگر ان کا اترا ہوا چہرہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔
आज तो वो चला गया मगर हर दफ़ा नहीं जाएगा। फादी ने खदशा जाहिर किया। इस वक्त वो सब आलिम बुला के अगले लॉन में बैठे थे और ज़रमीन सिकंदर का मामला ज़ेर गौर था। मैं सिकंदर के साथ जाऊंगी। ज़रमीन जो कब से खामोश बैठी उनकी बातें सुनने के साथ सोच रही थी कि वो सिकंदर रियाज जान में से किसे सिकंदर या दरजान में से किसे चुने। अगर दरजान की बात मानती तो सिकंदर उसे नुकसान पहुंचाता और अगर सिकंदर की बात मानती तो दरजान का साथ छोड़ना पड़ता। दोनों चीज़ें उसके लिए सुहाने रूह थी। उसके लिए फैसला करना इंतहाई मुश्किल था। उसने दरजान की ज़िंदगी बचाने का फैसला किया था। वो जानती थी कि दरजान इस फैसले पर पुरजोर मजम्मत करेगा, उससे नाराज़ भी होगा, मगर वो फैसला कर चुकी थी। फैसला उसके लिए तकलीफ दे ज़रूर था, मगर दरजान का सोचते वो तकलीफ का जहरीला प्याला भी शहर का जाम समझकर पी गई थी। उसे दरजान खान बंगिश की नाराज़गी कबूल थी, मगर उसका नुकसान हरगिज़ नहीं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम मेरी वजह से दोबारा ये अज़ाब झेलने की कोशिश भी मत करना। इनफैक्ट मैं खुद को ही ख़त्म कर लेता हूँ, इससे पहले कि तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनाओ। ज़रमीन की बात सुनकर ज़रजान ने आग बबूला होते कर्ब की इंतहा पर पहुंचकर कहते हुए लॉन के पास खड़े गार्ड के पास जाकर उसके हाथ से गन छीनी। पागल हो गए हो क्या ज़र? तुम तो होश से काम लो। वो तो बच्ची है, ना समझ है। हैदर ने बरवक्त ज़रजान को पकड़कर उसके हाथ से गन लेकर दूर फेंकते हुए ज़रजान को झिंझोड़ा। ज़रजान की हरकत पर ज़मीन की सांस सूख गई और आंखें लबालब पानियों से भर गईं। उसके इस खुशफ़हमी से निकल आओ कि मैं ये सब तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि गुस्से से चीख कर भीगी आवाज़ में कहती वो लम्हा भर कर रुकी। मैं हज़ाम के साथ रहना चाहती हूँ। उसने कुर्ब से आंखें मींचते कहा। आंसू उसके गाल भिगो गए। उसने फिर झूठ का सहारा लिया। क्यों कर रही हो ज़रमीने? क्यों हमें तकलीफ दे रही हो? हमें पता है तुमने ये फैसला ज़र के लिए किया है। बिलीव मी, वो ज़र का बाल भी बाका नहीं कर सकता। अंकल भी पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ गलत नहीं होगा। प्लीज़, फादी ने उसे नरमी से समझाया। ज़रमीने प्लीज़, ऐसे करके तुम ज़रजान को तकलीफ से बचा नहीं रही बल्कि तकलीफ दे रही हो। माही ने उसके आंसू साफ करते उसे समझाया। इट्स माई फाइनल डिसीजन। ज़रमीन ने उसे नजरें चुराते जवाब दिया और उठकर अंदर भाग गई। माही और फादी उसके पीछे गए मगर वो कमरे में बंद हो गई। वो कुछ देर दरवाज़ा नॉक करते उसे समझाते रहे लेकिन जवाब ना आने पर थक कर वापस लॉन में आ गए। ज़रमीन कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती उसके साथ बैठती चली गई और फूट फूट कर रो दी। फादी वगैरह ज़रजान को समझाते रहे कि वो खुद दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करे और ज़रमीन को भी समझाए। रात गए वो सब वापस गए तो ज़रजान शिकस्ता चाल चलता ज़रमीन के कमरे तक आया मगर दरवाज़ा लॉक था। कुछ देर वो ऐसे ही बंद दरवाजे को देखता रहा। गुड नाइट मानो, उसने बंद दरवाजे पर हाथ रखते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में आकर वो जो ऊंधे मुंह बेड पर लेटा तो मुख्तलिफ सोचों के गर्दाब में फंसे। सुबह फजर से कुछ देर पहले उसकी आंख लगी। वो जूतों समेत वैसे ही ऊंधे मुंह सो गया। सिकंदर वहां से तो आ गया था मगर अपना सुकून और इत्मीनान वहीं तबाह कर आया था। इन झील सी सब्ज आंखों की नमी ने उसके दिल की दुनिया तबाह कर दी थी। उसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ को आग लगा दे। वो जो किसी दूसरे को ज़मीन की तकलीफ देने से रोकता था आज खुद उसको तकलीफ दे बैठा था। उसके आंसुओं की वजह बना बैठा था। उसने अपने कमरे को हाल से बेहाल कर दिया। हर चीज़ तहस नहस कर दी थी मगर बेचैनी और गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था। दिल बस उसी दुश्मन जहाँ का दीदार चाहता था। उसे खुद में भेजकर उसके हर दुख का मुदावा करना चाहता था। उसके आंसू खुद साफ करना चाहता था। ये वही जानता था कि उसने किस दिल से ज़मीन का हाथ छोड़ा था। उसके आंसू देखकर कैसे खुद पर ज़ब्त किया था। वो कमरा तहस नहस करके दरमियान में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। कांच लगने की वजह से एक हाथ शदीद जख्मी था मगर वो दर्द से बेनियाज था। इन झिलमिलाती आंखों के तस्वुर ने उसकी बेचैनी मजीद बढ़ा दी थी। वो सीना मसलता सिगरेट फेंकता उठा और सिगरेट को बूट तले मसल कर गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। गाड़ी आलिम बिला के आगे रोककर कुछ देर वो यूं ही गाड़ी में बैठा रहा। फिर एक नज़र आलिम बिला को देखता गाड़ी से निकल आया। वो गार्ड्स की नज़र से बचता पिछली दीवार पर लांग कर अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर देखते चौकन्ने अंदाज में ज़मीन के कमरे के टेरेस के नीचे पहुंच गया। टेरेस के साथ लगे पाइप का सहारा लेते वो चंद सेकंड में ऊपर पहुंच गया। कमरे की लाइट ऑन देखकर वो ज़मीन का रिएक्शन सोचता अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके कदम जंजीर हुए। ज़मीन कमरे के दरवाजे के पुश से टेक लगाए नीचे बैठी सो रही थी। गर्दन एक जानिब लुढ़की हुई थी। गुलाबी गालों पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे। भीगी खमदार पलकें प्याजी गालों पर साया फगन थी। सिकंदर जल्दी से आगे बढ़कर उसे बाहों में भरकर बेड तक लाया। उसको बेड पर लिटाकर उसके जूते उतारे, उस पर कंफर्टर उड़ाकर उसके माथे पर आए बाल पीछे किए और उसके पेशानी पर अपने दहकते लब रख दिए। वो अभी तक वैसे ही सो रही थी। सिकंदर ने पेशानी के बाद उसकी आंखों को चूमा और उसके पास ही नीचे ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गया। वो बेड के किनारे लेटी थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरा बेड से नीचे लटक रहा था। सिकंदर ने उसका नीचे लटकता हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर लबों से लगाया, फिर उसे बेड पर रखकर उसके ऊपर चेहरा टिका दिया। कितनी ही देर वो यूं ही बैठा उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। वो उसकी आंखों के जरिए दिल में उतारता अपनी वहशत और दीवानगी कम करता रहा। आस पास का होश बुलाए उसको देख रहा था जिसकी मौजूदगी सिकंदर को पुरस्कून करती थी, जिसके होते हुए वो चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाता था। फजर की अजानों की आवाज़ से उसे होश की दुनिया फजर की अजानों की आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस लाई। उसने अपना हाथ
उसने अपने हाथ में दबा ज़मीन का हाथ चूमा और उठ खड़ा हुआ। कुछ देर सिकंदर उसकी पुरसोच अंदाज में देखता रहा, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते उसने अपनी जैकेट उतारकर सोई हुई ज़मीन को पहनाई और उसे उठाकर कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। बाहर नीम अंधेरा और दबेज खामोशी चहार सू फैली थी। वो दबे कदमों ज़मीन को बाजुओं में उठाए पिछले लॉन में आया और गार्ड्स को खबर होने से पहले पिछला दरवाज़ा खोलकर आलम विला से बाहर निकल गया। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसने ज़मीन को अंदर बिठाकर सील्ड बेड पहनाई और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सिकंदर ने उसका सर अपने कंधे पर रखकर एक बाजू से उसके गिर्द हसार बनाया और गाड़ी स्टार्ट करता वहां से निकल गया। ज़रमीन को बेड पर लिटाते सिकंदर को गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। ज़रमीन तब से अब तक वैसे ही सो रही थी, गोया नशा कर रखा हो। सिकंदर ने टिटकते हुए उसका माथा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह तेज बुखार में फनक रही है। अब उसने गौर किया था तो उसे अंदाजा हो रहा था कि ज़रमीन के प्याजी गाल बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। सिकंदर उसकी ठंडी पट्टियां करता वक्फे से उसका बुखार चेक करता रहा। बुखार की शिद्दत कम होने पर वो होश में आई। सिकंदर ने नींद बेहोशी की हालत में ही उसे दवाई दी। वो दवाई खाकर कसमसाती दोबारा सो गई। उसके बुखार की कम पड़ती शिद्दत को देखते सिकंदर ने सब समेटा और आकर उसके साथ लेटते उसका सर अपने बाजू पर रखा, मगर ज़रमीन की परेशानी में नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह 9 बजे के करीब ज़रमीन की आंख खुली। चेहरे पर किसी के सांसों की तपिश महसूस करके उसने गायब दिमागी से सर दाएं जानिब मोड़ा, मगर सिकंदर को अपने साथ सोते देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए और सांसें थम गईं। उसको याद आया कि वो रात को रोते-रोते अपने कमरे के दरवाजे से लगी ही सो गई थी। ये यकीनन मैं ख्वाब देख रही हूँ। उसने पुरसुकून होते सर दोबारा सीधा किया, मगर छत की सीलिंग देखकर उसे झटका लगा। उसने गर्दन घुमाकर पूरा कमरा देखा जो उसके कमरे से यकसर मुख्तलिफ था। वो परेशान होती जल्दी से उठ बैठी। एक नज़र पहलू में लेटे सिकंदर को देखा जो पुरसुकून से सो रहा था। इतना बुरा ख्वाब मेरा बिल्कुल नहीं हो सकता। और हाँसी शक्ल बनाते बड़बड़ाती उठी कि सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा। गुड मॉर्निंग मायनी, सिकंदर ने उसे देखते मुस्कुराकर कहा। वर्स्ट मॉर्निंग है ये, ज़रमीन ने हैरत गुस्से की मिली-जुली कैफियत में कहते झटके से अपना बाजू उससे छुड़वाया। ये वही कमरा था जहाँ निकाह वाले दिन सिकंदर उसे लाया था, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि सिकंदर एक बार फिर उसके घर से उसे सोते हुए किडनैप कर लाया है। मेरे लिए तो बेस्ट मॉर्निंग ऑफ द ईयर है, सिकंदर ने लेटे-लेटे मुस्कुराकर कहते एक बार फिर उसका हाथ थामा। हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। ज़रमीन ने धमकी देते अपना हाथ उसके हाथ से निकालने की नाकाम कोशिश की। उसकी धमकी पर सिकंदर कहकहा लगाकर हंसा। ज़रमीन ने उसे घूर कर देखा। अगर ऐसे देखोगी तो सब तुड़वा बैठूंगा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। ज़रमीन ने गड़बड़ाकर नजरों का जाविया बदला। एक बात बताओ, तुम हर दफा मुंह नाक तोड़ने की धमकी ही क्यों देती हो? उसने मुस्कुराहट जब्त करते इस्तफसार किया। मेरी धमकी मेरी मर्जी, उसने बेनियाजी से कहते कंधे उचकाए। ज़रमीन का हाथ अब तक सिकंदर के हाथ में था, जिसे छुड़वाने की कोशिश में उसका हाथ सुर्ख हो गया था। सिकंदर ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए उसका हाथ चूमा और छोड़ दिया। हाथ उसकी ग्रिप से आज़ाद होते ही ज़रमीन ने गुस्से से तकिया उठाकर उसे मारा और बेड से उतरकर वॉशरूम चली गई। सिकंदर हंसता हुआ तकिया पकड़कर उठ बैठा। वो बाहर निकली तो सिकंदर ने उसे देखा जो रात वाले कपड़ों में ही मलबूस थी। ब्लैक टी शर्ट पर सिकंदर के घुटनों तक आती जैकेट, जिसके बाजू उसने फोल्ड कर रखे थे, मगर ज़रमीन के हाथ छुपे फिर भी हुए थे। पोनी में भी कुछ बाल निकलकर चेहरे के तरफ फैले हुए थे। ब्लू जीन्स और नीचे सिकंदर के स्लीपर्स पहन रखे थे जो उसके साइज से कहीं बड़े थे। सिकंदर को उस मुज़हका खेज हुलिया में भी वो प्यारी लगी। मुझे किडनैप करने का इतना शौक था तो मेरा कमरा भी साथ ही किडनैप कर लेते। ज़रमीन ने उसे खुद को महवियत से तकते पाकर तीखे लहजे में कहा। क्या? सिकंदर को समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहती है। स्टूपिड, मुझे किडनैप कर लिया और मैं टूथ ब्रश किसका यूज़ करूंगी? तुम्हारा? और ये देखो, तुम्हारे स्लीपर्स पहनकर मैं कार्टून लग रही हूँ। ज़रमीन ने तीखे लहजे में कहते सिकंदर के बड़े स्लीपर्स उतार कर मुंह बनाया। तुम मुझे अभी इसी वक्त वापस छोड़ आओ। ज़र को पता भी नहीं होगा कि तुम मुझे ले आए हो। उसने गुस्से और परेशानी से कहते बेड के नीचे झांका। और तुमने इस दफ़ा मुझे बगैर जूतों के नंगे पाँव किडनैप किया? वो हैरत और सदमे से चीखी। सिकंदर चुपचाप उसकी बातें सुनता, उसकी हरकतें देखता, कहकहा जब्त किए बैठा था। और पकड़ो ये, पता नहीं किस जिन की इतनी बड़ी जैकेट पहना दी मुझे, उसने कहते जैकेट उतार कर बेड पर फेंकी। और मुझे बाल बनाने हैं, मेरा ब्रश भी नहीं है, अब क्या करूं मैं? उसने ड्रेसिंग को देखते सिकंदर को खफगी से कहा। मेरे इतने ज़्यादा काम पेंडिंग हैं, तुम मुझे बगैर पूछे उठा लाए? उसने फिक्र से कहते सर पर हाथ मारा। अब गूंगे क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। सिकंदर को मुसलसल खामोश देखकर वो चिड़ी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने माथे पर तेवनियां सजाए उससे पूछा। मेरी बीवी, मेरी मर्जी। सिकंदर ने भी बेनियाजी से कहते उसकी नकल की। ज़रमीन अपने इतने सारे सवालों के जवाब में उसका ऐसा जवाब सुनकर बल खाकर रह गई। वो एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालकर फ्रेश होने चल दिया। उसके जाने के बाद ज़रमीन ने बालों को ब्रश करके उनकी हाई पोनी की और ब्रश सोफे पर रखकर परफ्यूम्स देखने लगी। उसने सबसे पहले एक परफ्यूम उठाया और उसका रुख ऊपर की जानिब करके बेधरेगा स्प्रे किया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और एक-एक करके उसने सारे परफ्यूम स्प्रे करके उन्हें वापस रखने की बजाय कुछ बेड पर फेंक दिए, कुछ सोफे और कुछ नीचे कालीन पर। मकसद सिर्फ सिकंदर को सताना था। वो पूरे कमरे का कबाड़ा करके अब सुकून से बैठी कुछ मजीद खराब करने का सोच रही थी। सिकंदर फ्रेश होकर बाहर आया और कमरे में फैली मुख्तलिफ खुशबुएं सूंघकर और कमरे की हालत देखकर वहीं रुक गया। उसने एक नज़र ज़रमीन को देखा जो कमरे की हालत बिगाड़कर सुकून से बैठी अब लोशन निकालकर कालीन पर फेंक रही थी।
सिकंदर ने उसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट रोकी और कपड़े वार्डरोब से निकालकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। कपड़े तब्दील करके वो बाहर आया तो पूरा कमरे की हालत खराब थी। ये क्या है मायनी? उसने कमरे को एक नजर देखते दबे कदमों दरवाजे की जानिब जाती जमीन का बाजू पकड़कर रोका। क्या? वो हैरानी से मुड़ी। उसके तासुरात नोट करते सिकंदर मुबहम सा मुस्कुरा दिया। कमरे का क्या कसूर था? सिकंदर ने अफसोस भरी नजर कमरे पर डाले उसे पूछा। इसका कसूर ये था कि ये तुम्हारा कमरा है। उसने कहते झटके से अपना बाजू सिकंदर से छुड़वाना चाहा मगर नाकाम रही। बाजू छोड़ो छोड़ो मेरा, उसने बुरा सा मुंह बनाते कहा तो सिकंदर मुस्कुराया। अगर ना छोड़ूं तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी हजाम सिकंदर, उसने दांत पीसते जवाब दिया। कत्ल बाद में करना, अभी चलो नाश्ता कर लें, फिर मेडिसिन भी लेनी है वरना वीकनेस हो जाएगी। सिकंदर ने दरवाजे की जानिब बढ़ते कहा तो वो ठटक कर रुकी। तुम्हारी तबीयत खराब है? लग तो नहीं रही। सरमीन ने चंबे से पूछते उसका ठंडा माथा छुआ। सिकंदर मुस्कुरा दिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, टेम्परेचर तुम्हें था रात को, मगर अभी मेडिसिन तो लेनी है। सिकंदर ने कमरे का दरवाजा खोलते उसे आगाह किया। अब ये क्या नया मजाक है? मैं तो रात को बिल्कुल ठीक थी। उसने आंखें फोड़ते सिकंदर को देखा। सिकंदर वसू से देखकर रह गया, फिर सर हिलाकर पुरस्कार सा मुस्कुराया। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? उसकी हंसी पर जरमीन ने अजीब नजरों से उसे देखते पूछा। सिकंदर ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर किचन में पहुंचकर कुर्सी घसीटते उसको बैठने का इशारा किया। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जरमीन ने नफी में सर हिलाते बैठने की शर्त रखी। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर बिठाया और फिर खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या खाओगी? सिकंदर ने नाश्ते की टेबल देखते जरमीन से पूछा। जरमीन जवाब देने की बजाय बस उसे घूर कर रह गई। वो उसके घूरने पर मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर प्लेट में नाश्ता निकालने लगा और जरमीन सिकंदर को सताने की नई तरकीब सोचने लगी। उसने प्लेट में नाश्ता निकालकर जरमीन के आगे रखा और खुद भी उसी प्लेट से खाने लगा। उसके खाने पर जरमीन ने घूरते हुए कांटा उसके हाथ पर मारा। मैं अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी भूखे। जरमीन ने माथे पर तेवरियां सजाई कहते हुए प्लेट मजीद अपनी जानिब खिसकाई। एक प्लेट में खाने से मोहब्बत बढ़ती है। सिकंदर ने ढीठ बनकर कहते उसकी प्लेट में से आमलेट कांटे में फंसाते उसे देखते जवाब दिया। जरमीन ने फौरन प्लेट छोड़ दी। क्या हुआ? अब अपना खाना शेयर करना है? सिकंदर ने मुस्कुराते पूछा। मैं तो एक प्लेट में उसी के साथ खाऊंगी जिससे मोहब्बत बढ़ानी होगी। जरमीन ने बेनियाजी से कहते दूसरी प्लेट उठाई। मकसद सिर्फ सिकंदर को सताना था मगर बेखबरी में वो उसे आग लगा गई थी। स्याह आंखों का नरम तासुर यकलख्त बदला। तुम सिर्फ हजाम सिकंदर की मोहब्बत हो और हजाम सिकंदर ही तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हजाम सिकंदर का इश्क हो तुम, उसकी हर सांस का जवाब हो तुम, उसकी धड़कन में बसी हो तुम। सिकंदर ने दुरुस्त भिंचे हुए लहजे में शिद्दत जज्बात से कहते उसका बाजू चकड़ा। उसके ऐसे इजहार पर जरमीन लम्हा भर को सुन हो गई। बाजू छोड़ो मेरा। जरमीन ने बाजू में उठते दर्द के सबब उसकी सफाक गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते मध्यम लहजे में दांत पीसते गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर सिकंदर ने यकलक गिरफ्त ढीली की। गिरफ्त ढीली होते ही जरमीन अपना बाजू से हिलाते बड़बड़ाई। वहशी, जंगली, सफाक इंसान। सिकंदर ने उसकी बड़बड़ाहट बखूबी सुनी। खबरदार जो अब दोबारा मेरे सामने आए। मेरी जिंदगी तुमने अजाब कर दी है और खुद पता नहीं हर वक्त कौन से फ्लर्ट बने रहते हो। मुझसे दूर रहा करो तुम, बिकॉज आई हेट यू। जरमीन पंकारते लहजे में कहकर किचन से निकल गई। उसका नफरत भरा लहजा सुनकर सिकंदर साकित हुआ। सुबह सोकर दरजान उठा तो कुछ देर ऐसे ही कसरमंदी से लेटा रहा, फिर पाँव को कर्टन्स की कैसे आज़ाद करता स्लीपर्स पहनकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर वो कमरे से निकला और सीधा जरमीन के कमरे में गया। मानो वो कमरा खाली देखकर उसे ढूंढते बोला। उसने टेरेस, वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम हर जगह देख लिया मगर जरमीन का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने खदशों में गिरकर मुलाजिम को बुलाया और उसे जरमीन को पूरे घर में देखने का कहते एक बार फिर उम्मीद लिए कमरा चेक करने लगा। नहीं मानो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जरमीन का कमरा एक बार फिर खाली पाकर मुलाजिम के ताने पर कि जरमीन पूरे घर में कहीं नहीं है वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। उसकी तमाम सोचें सच होती नजर आईं। मानो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मम्मी, बाबा और लाला को क्या जवाब दूंगा कि उनकी गुड़िया ने अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब गिरवी रखकर मेरी जान बचाने का सौदा किया। मानो ये तुमने मुझे कहाँ ला पटका है, मुझे खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अजियत से सोचते उसने बाल मुठियों में जकड़े। उसने एक नज़र बेड के पास पड़े जरमीन के स्नीकर्स को देखा जो उसने कल पहन रखे थे, फिर आंखें सख्ती से मिची। मानो, मुझे लगा था तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, मुझे यूं छोड़कर नहीं जाओगी। अचानक एक ख्याल बिजली के कोंदे की मानिंद लपका। वो तेजी से आंखें खोलता जरमीन के वार्डरोब की जानिब बढ़ा। उसकी हर चीज़ वैसी ही पड़ी थी मगर जरजान को उनसे कोई गर्ज नहीं थी। उसने जल्दी से वार्डरोब का निचला हिस्सा खोला और लेदर बैंड वहाँ मौजूद देखकर वो ठटका। मानो खुद नहीं गई बल्कि ओह वो अंदाज़ा होने पर चीखा कि सिकंदर ही वो वाहिद शख्स है जो इतने सारे गार्ड्स को फौज के होते हुए भी जरमीन को ले जा सकता है। वो एक बार फिर जरमीन को जरजान की नाक के नीचे से किडनैप करके ले गया था और उसे कानो कान खबर तक ना होने दी। उसने तनी हुई रगों के साथ मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाला और एक अजियत भरी नज़र हाथ में पकड़े लेदर बैंड को देखते कमरे से बाहर निकला। जरजान ने गाड़ी सिकंदर के घर के बाहर रोकी और बिजली की तेजी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ा। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो उन्हें धक्के देता अंदर दाखिल हो गया। गार्ड्स भी उसके पीछे गए। सिकंदर जो जरमीन का नफरत भरा लहजा सुनकर जख्मी हुआ किचन में ही बैठा था, बाहर से शोर की आवाज़ सुनकर खुद को कंपोज करता उठकर बाहर आया।
जरजान ने जैसे ही सिकंदर को देखा झपटने वाले अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वो फड़फड़ा कर रह गया। कहाँ है मेरी बहन सफाक इंसान? जरजान ने खुद को उनसे छुड़वाते गुर्रा कर पूछा। मैं तमीज से पेश आता हूँ तो तुम भी तमीज का दायरा पलांगने की कोशिश मत किया करो जरजान खान बंगिश। अगर तुम मेरी मायनी को प्यारे ना होते तो वल्लाह खुद को मुझसे खत्म करवा चुके होते। उसने ठंडे बर्फ लहजे में कहते एक नजर जरजान को देखा, फिर गार्ड्स को इशारा किया। और दूसरी बात, बहन तुम्हारी है तो तुम्हें बेहतर इल्म होगा कि वो कहाँ है। वो लापरवाह अंदाज में कहता सोफे पर बैठ गया। उसका इशारा पाते ही गार्ड जरजान को छोड़कर वहां से निकल गए। उसका अंदाज और बात जरजान को आग लगा गए। जरजान के किसी रिएक्शन से पहले वो फिर से बोल उठा। और तुम्हारी मौजूदगी में जब मेरी मायनी ठंडे फर्श पर बुखार में तपती सो रही थी, तब तुम्हारी ये सो कॉल्ड मोहब्बत और एहसास कहाँ मरा हुआ था? अगर मायनी को कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। सिकंदर ने सुर्ख आंखें जरजान की आंखों पर गाड़ते चुपते लहजे में कहते उसे साकित किया। जहां जरमीन का सुन कर उसे जरमीन की परेशानी ने आन घेरा था, वहीं सिकंदर की सियाह सफाकी छलकाती आंखों में जरमीन के लिए जुनूनियत और दीवानगी देखकर वो सुन हुआ था। जरजान खान बंगिश जिस हादसे को बदला समझ रहा था वो तो कोई और ही रंग था। वो मोहब्बत का रंग साबित हुआ था, सिकंदर के इश्क का रंग साबित हुआ था, एक अलग दास्तान का रंग साबित हुआ था। गहरी मोहब्बत का खून चिलकाता रंग जिसकी मंजिल से सब नावाकिफ थे। मेरी मानो को ये तकलीफ तुम्हारी ही बदौलत मिली है सिकंदर। तुम्हारी मोहब्बत का तोहफा मेरी मानो को तकलीफ और आंसुओं की सूरत मिला है। वो रोते हुए चीखा। मैंने आज तक मानो की आंखों को भीगने नहीं दिया और तुमने हमारी जिंदगियों में आते साथ ही आग लगा दी। वो आग मानो के आंसुओं की आग है जिसमें सिर्फ मानो विक्टिम है। उसकी खुशियां, ख्वाब, ख्वाहिशात सब उस आग में जल गए। उसने आंसू साफ करते शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। और मैंने मानो को कहाँ अकेला किया जो जो अब करता सो इस आग में जल भी मैं और मैंने मानो को कहाँ अकेले किया जो अब करता सो इस आग में जल मैं भी रहा हूँ। वो खुद अजियती से हंसा। और वजह सिर्फ तुम हो हजाम सिकंदर। मेरी बहन के हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर आंसू की वजह सिर्फ तुम हो। उसने भीगी भीगी आंखों से चीखते उंगली सिकंदर की जानिब उठाई। जरजान की बातें सिकंदर को दिल में किसी नुकीली चीज की मानिंद लग रही थी। अगरचा यह हकीकत थी, मगर एक हकीकत वो भी थी जिससे जरजान यकसर अनजान था। जिस हकीकत से पर्दा वक्त ने उठाना था। सिकंदर जिस हकीकत को अब तक पीठ दिखा रहा था, अचानक आईना दिखाने पर बिगड़ गया। बस बहुत हो गई बकवास। मैं लिहाज भी एक बार ही करता हूँ, अगली दफा को उधार नहीं रखता। अगर अपनी इज्जत और बहन की जिंदगी प्यारी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चलते फिरते नजर आओ और दोबारा यहाँ का रुख कभी मत करना, वरना सलामत वापस नहीं जा सकोगे। सिकंदर ने जमात देने वाले सर्द बर्फ लहजे में कहते दरवाजे की जानिब इशारा किया और वहां से चला गया। जरमीन के नाम की धमकी पर जरजान बेबस हुआ। वो लब सख्ती से बेंचे वहां से निकल आया। अभी तुम गालिब हो तो कभी मेरा वक्त भी आएगा सिकंदर, तब तुम भी ऐसे ही बेबस होगे। अगली मुलाकात तभी होगी। वो दिल में सोचता वहां से निकल आया। सॉरी मानो, मैं तुम्हें इस सब से बचा नहीं पाया, मगर मेरा प्रॉमिस है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें इस सफाक इंसान से बचाकर अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा। जरजान ने इस महल नुमा खूबसूरत घर पर एक नजर डालते दिल में कहा जो उसकी बहन के लिए सोने का कैदखाना साबित हुआ था, और शिकस्ता चाल चलता आकर गाड़ी में बैठ गया। सिकंदर अभी पहले झटके से बामुश्किल संभला था कि हकीकत के आईने ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। क्या मैंने उसे जायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करके गलती की? अगर तरीका जायज़ था तो गलती कैसी? मगर इस सब में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। नीयत मेरी भी गलत नहीं थी। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुमने उसे तकलीफ दी, आंसू दिए, हमेशा हंसी रहने वाली लड़की को रुलाया। लेकिन अब तो वो मेरे पास है। मैं उसे हर खुशी दूंगा, वो हर तकलीफ भूल जाएगी। लेकिन उसकी खुशी तो उसी में है कि तुम उसे बगैर किसी धमकी और खौफ के आज़ाद कर दो। जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मौत ही उसे मुझसे आज़ाद करवा सकती है। वो मेरे जीने की वजह है। मेरे पास अगर कुछ बचा है तो मेरी मायनी। मैं उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिकंदर के अंदर दिलो दिमाग की जंग छिड़ी थी। दिल हमायती था जबकि दिमाग तलख हकीकत से आगाह कर रहा था। तो वो मेरे पास रहकर भी खुश रह सकती है। उसकी खुशी मुझसे जुड़ सकती है। मैं उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, उसे बेतहाशा मोहब्बत दूंगा। मैं उसे खुद में महलूल कर लूंगा कि वो चाहकर भी मुझसे दूर ना जा पाए। उसने सोचते हुए कमरे का रुख किया जहां जरमीन खुद को बंद किए बैठी थी। मायनी, दरवाज़ा खोलो। आई एम सॉरी, अब मैं तंग नहीं करूंगा। यूं नाराज होकर सितम नहीं करो। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिकंदर ने दरवाज़ा नॉक करते प्यार से कहा। वो किचन से आकर खुद को कमरे में बंद किए सोच रही थी कि वो सिकंदर को पहले से ज्यादा तंग करेगी, उसकी कोई बात नहीं मानेगी, उसे हर काम से इनकार करेगी, जो उसे नापसंद हो वही करेगी। मगर वो मासूम इस बात से यकसर अनजान थी कि मुकाबिल कोई आम शख्स नहीं जो इन मासूम हरकतों से जिच हो जाएगा, बल्कि हिजाम सिकंदर है जो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। वो अनजाने में अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारने का प्लान कर रही थी। वो जरजान के आने से बिल्कुल बेखबर उसे सताने के प्लान्स बनाती रही। वो उसे सताने के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे से पार से आती सिकंदर की आवाज़ पर चौंकी। नहीं खोलूंगी, उसने जिद्दी अंदाज में कहते गर्दन उठाई। माइनी प्लीज।
और दोबारा अगर एक दफ़ा भी मुझे इस अजीब नाम से बुलाया तो मैं टेरेस से छलांग लगा दूंगी। उसने सिकंदर की बात दरमियान में ही काटते धमकी दी और सिर्फ उसे सुनाने की खातिर तंग करने के लिए वो वाकई ऐसा कर सकती है। टेरेस का स्लाइडिंग डोर खोल दिया। स्लाइडिंग डोर की आवाज़ और उसकी धमकी सिकंदर का दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। वो जो कभी डरा तक नहीं था, आज ज़मीन के ज़ख्मी वजूद का सोचते लरज़ गया था। उसने बगैर सोचे दरवाजे को ज़ोरदार ज़रब मारी। लॉक टूटा और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। धाड़ की आवाज़ पर ज़रमीन ने दहल कर दरवाजे को देखा, मगर सिकंदर को देखकर जल्दी से टेरेस की जानिब भागी। स्लाइडिंग डोर बंद करने से पहले ही सिकंदर ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे में किया और सीने में भेज लिया। दोबारा ऐसा करने का सोचा भी तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो उसकी आंखें सुर्ख थीं, लहजा धमकी देता था मगर आवाज़ नरमी लिए हुए थी। एक बार फिर जादू ने सिकंदर पर जोरदार हमला किया था। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में मौत का खौफ था और लबों पर जीने की ख्वाहिश, और सिकंदर से ना चाहते हुए भी उसका हाथ छूट गया था। अगर वो वाकई ऊपर से छलांग लगा देती तो? ये सोचकर सिकंदर का दिल खौफ से कांप रहा था। ज़मीन अचानक अफ्ताब पर बौखला गई थी। उसकी सारी बहादुरी, सारे दावे उसी पल हवा हुए थे। छोड़ो सिकंदर, उसने मज़ाहमत करते कहा, जो बिल्कुल बेकार था क्योंकि सिकंदर उसे छोड़ने पर किसी सूरत रजामंद नहीं था। सिकंदर को खौफ था कि जैसे ही वो उसे छोड़ेगा ज़मीन मर जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मर गया था। मेरी एक बात मानोगी? अचानक वो गहरी खामोशी की चादर चीरता अजीब लहजे में बोला। ज़मीन, जो मुसलसल खुद को उसके छुड़वाने के लिए उसके कंधों और कमर पर मुक्कों की बारिश कर रही थी, रुक गई। तुम मुझे हज़ाम कहा करो। मैं तुम्हारे लिए सिकंदर कभी नहीं रहा और ना ही साबित होऊंगा। तुम मुझे हमेशा हज़ाम पाओगी। मायनी का हज़ाम। सिकंदर ने ज़िंदगी में इस क्रिस्टल ब्राउन आँखों वाले के बाद अगर किसी को ये हक दिया था कि वो उसे हज़ाम कहे तो वो ज़मीन खान बंगिश थी। उसकी बात ने ज़मीन को अजीब एहसास से दोचार किया जिसे वो कोई नाम ना दे पाई। उसकी मज़ाहमत देखते सिकंदर उससे अलग हुआ, मगर उसका हाथ सिकंदर के हाथ में था। तुम मुझे इस अजीब नाम से क्यों बुलाते हो? तुम मुझे ज़मीन कहा करो या ज़मीने भी कह सकते हो। ज़मीन को मायनी नाम अजीब लग रहा था, तो दिमाग में पनपता सवाल पूछ बैठी। मायनी पर ज़मीने का ही शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस नाम से बुलाऊँ जिस नाम से तुम्हें कभी किसी ने ना बुलाया हो, और बिल्कुल वैसे ही तुम मुझे भी इस नाम से बुलाओ जिस नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता। ये हक मैंने तुम्हारे नाम किया है मायनी। सिकंदर ने मोहब्बत से कहते पौनी में से निकली एक लट उसके चेहरे से हटाई। उसकी बात पर ज़मीन का दिल तेज़ी से धड़का। मैं इसे इतना तंग कर चुकी हूँ, इससे बदतमीज़ी भी कर रही हूँ। ये मेरे से इतना बड़ा है और मैं इसे तुम कहकर मुखातिब कर रही हूँ। हर बात पर ज़िद कर रही हूँ और मेरी हर ज़िद, हर बदतमीज़ी भुलाकर मुझे प्यार से ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट देता है। तो क्या फिर भी ये ज़र के कहने के मुताबिक बुरा इंसान हो सकता है? क्या मैं भी इसकी गलती भूलकर इसे माफ़ कर सकती हूँ? वो सिकंदर को देखते सोच रही थी और सिकंदर उसे गहरी सोच में डूबा देखकर उसे पकड़कर दोबारा किचन में ला चुका था। सिकंदर को उसकी फ़िक्र थी। उसने ना ही नाश्ता किया था और ना ही दवाई खाई थी। अगर दोबारा बीमार पड़ गई। मायनी, उसने ज़मीन को हिलाया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या सोचे जा रही थी? उसने सर झटकते सोचा, फिर खुद को किचन में पाकर ठटकी। क्या खाना है? सिकंदर ने एक नज़र ज़मीन को देखते दूसरी नज़र खाने की मेज़ पर दौड़ाई। बिरयानी। उसने बिरयानी की जानिब इशारा करते मासूमियत से कहा, जबकि आंखों में नई शरारत चमक रही थी। सिकंदर ने प्लेट में बिरयानी डालकर उसके आगे रखी और दूसरी प्लेट उठाई ही थी कि ज़मीन ने उसके हाथ से वो प्लेट ले ली। आपने मुझे सर्व किया, अब मैं आपको सर्व करती हूँ। उसने सिकंदर को एक नज़र मुस्कुराकर देखते कहा और बिरयानी प्लेट में डालने लगी। सिकंदर तो उसके आप कहने पर ही हैरत ज़दा था कि जब वो उसे खाना भी खुद सर्व कर रही थी। उसने प्लेट भरकर बिरयानी डाली और फिर उसके ऊपर ही रायता, सलाद, कोरमा, कबाब और दूसरे लवाज़मात डालते धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाई प्लेट सिकंदर के आगे खसका दी। उसने सिकंदर को खाने का इशारा किया और खुद अपनी प्लेट पर झुक गई, गोया दुनिया में सबसे ज़रूरी काम वही है। सिकंदर ने सामने बड़ी प्लेट को देखा, जो किसी उलझे हुए मुल्क का समंदर में तैरता नक्शा तो लग रहा था, मगर खाने लायक कोई चीज़ हरगिज़ नहीं लग रही थी। सिकंदर को प्लेट का बगौर जायज़ा लेते देखकर ज़मीन ने अपनी हंसी रोकी। क्या हुआ? आपने ऐसे नहीं खाने थे क्या? उसने चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत तारी करते सिकंदर से पूछा। ऐसे मासूम चेहरा बनाकर अगर तुम मुझे अपने हाथों से ज़हर भी दोगी तो अगले सांस की परवाह किए बगैर खा लूँगा। ये तो फिर भी खाना है। उसने ज़मीन के मासूम चेहरे की जानिब इशारा करते कहा, तो ज़मीन ने चेहरे पर मज़ीद मासूमियत सजा ली। ओके, स्टॉप इट, मैं खा रहा हूँ। सिकंदर ने उसे मज़ीद मासूमियत से जाते देखकर हंसकर कहते पहला चम्मच मुँह में डाला। ज़मीन को मासूम हुआ सिकंदर ने मुश्किल से निगला है। उसके तासुरात देखकर उसे हंसी आ रही थी, मगर ज़ब्त करना भी अहम था। सिकंदर उसके अचानक सर्व करने वाली बात पर हैरत ज़दा हुआ, मगर उसके चेहरे पर रकम शरारत का वाज़ेह पैगाम पढ़कर दिल ही दिल में ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि अगर ज़मीन को इल्म होता कि उसने कैसे खाने खाए हैं और क्या कुछ बर्दाश्त किया है, तो कभी इतनी छोटी और मासूम हरकतों से उसे सताने की कोशिश ना करती। मगर उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात देखकर उसको खुश करने के लिए सिकंदर वही कर रहा था जो वो सिकंदर से एक्सपेक्ट कर रही थी। ज़मीन जल्दी से अपना खाना खत्म करके उठने लगी कि सिकंदर ने नैपकिन से मुंह साफ करते उसका हाथ थामा। चलो, मैं तुम्हें ये छोटा सा घर दिखाता हूँ जो मुझे तुम्हारी मौजूदगी में हकीकी घर लगने लगा है, वरना पहले इस
जगह की हैसियत मेरे नज़दीक एक सराय से ज़्यादा नहीं रह गई थी, सिकंदर ने खड़े होते कहा और उसे लिए किचन से बाहर चला गया। वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मानकर उसके साथ वो महलनुमा घर देखने लगी जिसे वो छोटा सा घर कह रहा था, जो मुकम्मल तौर पर व्हाइट मार्बल से बना हुआ था और उसमें मौजूद हर चीज़ इंतहाई नफीस और महंगी थी। सिकंदर उसे सारा घर दिखाता अपने बेडरूम में लाया जो हाल-नुमा वसी कमरा था। सिकंदर उसे सारा घर दिखाता अपने बेडरूम में लाया जो हाल-नुमा वसी कमरा था। इस कमरे का थीम वाइट और गोल्ड था। शुमाली दीवार के साथ वाइट और गोल्ड किंग साइज बेड रखा था जिसके दोनों तरफ साइड टेबल थे। बेड के बिल्कुल सामने काफ़ी फासले पर आतिशदान था जिसके सामने बैठने के लिए 2 वाइट काउच पड़े थे। शुमाली दीवार के साथ वार्डरोब थी जिसके बिल्कुल साथ ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था। मगरबी दीवार मुकम्मल तौर पर शीशे की थी जो दर हकीकत टेरेस की जानिब खुलने वाला स्लाइडिंग डोर था जहाँ से घर का पिछला लॉन मुकम्मल नजर आता था। मशरकी दीवार के साथ कमरे के थीम से मिलता जुलता सोफा सेट रखा हुआ था। शुमाली मगरबी जानिब दीवार की एलईडी लगी थी और जनूबी दीवार जहाँ आतिशदान था उसे मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल पेंटिंग से सजाया गया था और इन पेंटिंग्स के दरमियान में खूबसूरती से कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं। पूरा कमरा इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसे देखकर मबहूत हो सकता था। ज़रमीन को यह कमरा पूरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद आया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं तो ये कमरा मुझे दे दो, ज़रमीन ने किसी प्रोफेशनल की तरह कहते डील डन करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके अंदाज पर सिकंदर हंस दिया। ये कमरा छोड़ो, सारा घर तुम रख लो, फिर ठीक? सिकंदर ने हंसकर नरम लहजे में कहते उसका हाथ थाम के लबों से लगाया कि वो सटपटा गई और अपना हाथ जल्दी से वापस खींचा। मैंने पिछला लोन तो देखा ही नहीं, मुझे वो भी देखना है, ज़रमीन ने उजलत में कहते अपनी बौखलाहट को छुपाने की नाकाम कोशिश की। सिकंदर उसके बात बदलने पर मुस्कुरा दिया। सिकंदर उसे लिए घर के पिछले हिस्से में आ गया। एक तरफ कुछ कमरे बने थे जिनके आगे छोटा सा बरामदा था और उसके बाद कई कनाल पर मुहित लॉन था जो बेडरूम के स्लाइडिंग डोर से नजर आता था। लॉन में एक जानिब शेड्स बने थे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पौधे लगे हुए थे और उनमें से कुछ फासले पर बहुत बड़ा और गहरा स्विमिंग पूल था। शेड्स के नीचे ही स्विमिंग पूल और पौधों से कुछ फासले पर शीशे का मेज़ और कुर्सियां थीं। लॉन में जुनूब की सिमत में एक बहुत वसी एल्यूमीनियम ग्लास रूम बना हुआ था जिसकी चारों दीवारें एल्यूमीनियम ग्लास की थीं और छत तक खूबसूरत सफ़ेद मार्बल की बनी थी। गिलास डोर से नजर आती बॉडी फिटिंग्स मशीनें देखकर ज़मीन उस जानी पड़ी। सिकंदर भी उसके पीछे था। हर किस्म की जदीद बॉडी बिल्डिंग मशीन्स वहाँ मौजूद थीं जिन्हें देखते अचानक उसकी नज़र स्नूकर टेबल पर पड़ी। वो जल्दी से उस तरफ चल दी। खेलना आता है? सिकंदर ने उसके पुरजोश चेहरे को मुस्कुराकर देखते पूछा। नहीं, लेकिन मैं कुछ ही देर में सीख लूंगी, उसने टेबल पर मौजूद क्यू को उठाते कहा और उसे एक दफ़ा टेबल पर हल्का सा मारकर हंसी। वेल, किससे सीखोगी? सिकंदर ने उसके बचपने पर मुस्कुराते पूछा। वो जानता था ज़मीन क्या जवाब देगी। आपसे, उसने क्यू का रुख सिकंदर की जानिब किया। इसके आपसे? तुम? फिर से आप कहने पर सिकंदर दिल में मुस्कुराता सर हिला गया। अगर मैं ना सिखाऊं तो? सिकंदर ने आईब्रोज उचकाते इस्तफसार किया। तो डेफिनेटली ये क्यों मैं आपके सर में मारूंगी, उसने क्यों उठाकर सिकंदर को दिखाते धमकी दी। इस पर उसका कह कहा बेसाख्ता था। ओके, इससे पहले कि तुम ये क्यों मेरे सर पर दे मारो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, सिकंदर हंसकर कहता आगे बढ़ा और उसके पीछे खड़े होकर दोनों तरफ से अपने हाथ आगे लाते क्यू को उसके हाथों में पोजीशन दी। ज़रमीन जो बॉल को हिट करने लगी थी अचानक सिकंदर के हिसार में आते ही बौखला गई। सिकंदर उसकी हालत समझता उसका ध्यान गेम में लगाने लगा। कुछ ही देर में बौखलाहट भूलकर वो मुकम्मल तौर पर गेम में मगन थी। देखो, ऐसे ही उंगली थोड़ी सी उठाकर और अंगूठे को ऐसे रखना है। सिकंदर ने उसके हाथ में क्यू को पोजीशन देते हुए उसे समझाकर बॉल को हिट किया मगर ज़मीन का हाथ लरस गया जिसकी वजह से बॉल हाफ बट में जाने से पहले ही रुक गई। ओह सॉरी, फिर से करते हैं, ज़मीन ने कहते क्यू को फिर से पकड़ा और बॉल को हिट किया। कई बार करने पर जब बॉल हाफ बिट में नहीं गई तो वो चिढ़ गई। क्या मुसीबत है, आपकी गेम भी आपके जैसी है, मुझसे नहीं हो रहा, ज़मीन ने चिढ़ते कहते क्यू को टेबल पर पटक दिया। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से पुचकारा। लेट्स ट्राई फॉर द लास्ट टाइम माइनी, आई एम बेट श्योर दैट यू विल हिट द मार्क। ज़मीन ने गर्दन जरा तिरछी करके सिकंदर को खफगी से देखा। सिकंदर ने उसे आंखों से आखिरी कोशिश करने का इशारा किया। वो सर इस बात में हिला गई। सिकंदर ने क्यू उठाकर उसके हाथ में थमाई वो बॉल को दोबारा हिट किया। बॉल जाकर हाफ बट में गिरी तो ज़मीन ने खुश होते छलांग लगाई। याहू, मैंने कर लिया, मैंने कहा था ना मैं कर लूँगी, वो पुरजोर से कहती मुड़कर सिकंदर के गले लगी। सिकंदर जो उसके बचपने पर मुस्कुरा रहा था अचानक उसके गले लगने पर लम्हा भर को स्टील हुआ, फिर दिलकशी से मुस्कुराते उसके गिर्द अपना मजबूर हिसार बांध लिया। देखा ज़रमीन खान बंगिश कितनी टैलेंटेड है, वो फकरिया कहती पीछे हुई मगर सिकंदर के चेहरे पर रकम दिलकश मुस्कान देखते उसे यकलख्त अंदाज़ा हुआ कि वो जोश और खुशी में हर चीज़ भुलाई उसके गले लगी खड़ी थी जिससे दूर रहने के दावे किए थे। हिफ़्फ़त के मारे उसका चेहरा सूख हुआ। ज़रमीन खान बंगिश नहीं, ज़रमीन हिज़ाम सिकंदर हो तुम, सिकंदर ने नरमी से कहते उसका हाथ थामा। नहीं, ज़रमीन ने ज़िद दिखाते हुए हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। ये हाथ एक शर्त पर छोड़ूंगा, सिकंदर ने अपने हाथ में मुकय्यद ज़रमीन का मुज़ाहमत करता हाथ देखते कहा।
कि अब से तुम खुद को ज़रमीन हिज़ाम सिकंदर कहोगी, ओके? उसने गंभीर आवाज़ में कहते ज़रमीन को देखा जो मुँह बनाए इसे घूर रही थी। वो उसे घूरती कुछ देर सोचती रही, फिर हामी भर ली। ओके, उसने मुँह बनाकर जवाब दिया। उसी वक़्त सिकंदर की पॉकेट में पड़ा मोबाइल बज उठा। उसने बदमज़ा होते मोबाइल निकाला और नंबर देखते ही अलर्ट हो गया। ज़रमीन को देखा जो अब उसे बेनियाज़ पूरे जिम का जायज़ा ले रही थी। वो कॉल ओके करता वहाँ से निकल गया। मैं भी सोच रही थी कि ये ऐसे जंगली बना कैसे? अब पता चला कि ये सारा इस जिम का कमाल है। वो ट्रेडमिल पर चढ़कर फिर सोच अंदाज में बड़बड़ाई, अब मैं भी रोज़ वर्कआउट करूँगी और फिर इस जंगली जैसे मसल्स बनाऊँगी, फिर मैं खुद को इससे आसानी से छुड़वा सकूँगी। वो जोर से बड़बड़ाती मुस्कुराई, इस बात से बेखबर कि सिकंदर पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मुझसे खुद को छुड़वाना नामुमकिन है माई लेडी। अचानक अपने पीछे उसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनकर वो यकलख्त मुड़ी। देखेंगे, ज़रमीन शान से कहती हाथ उठाकर वहाँ से भाग गई। मुबादा फिर कोई हरकत न कर दे। सिकंदर उसके बचपने पर मुस्कुराता उसके पीछे चल दिया। आज दिलकश मुस्कुराहट सिकंदर के वजीज चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हमेशा सर्द रहने वाली स्याह आंखें भी आज मोहब्बत भरा नरम तासुर दे रही थीं। सारा दिन ज़रमीन छोटी छोटी बातों पर उसे तंग करने की कोशिश करती रही और वो मुस्कुराकर उसकी हर शरारत से महफूज होता रहा। शाम के गहरे साए चहार सू फैले हुए थे। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैठे थे, तब अचानक ज़रमीन ने दिमाग में पनपते सवाल को जुबान दी। तुम्हारी फैमिली किधर है? तुम अकेले क्यों रहते हो? ज़रमीन के सवाल पर स्याह आंखों का तासुर यकलख्त बदला। ये वाहिद सवाल था जिससे हिज़ाम सिकंदर भागता था। मेरी फैमिली नहीं है। सिकंदर का लहजा बिल्कुल सपाट था। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। यकलख्त उसका लहजा बदला। तुम हो मेरे पास, मेरे साथ, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम जीने के लिए ज़रूरी अमर बन गई हो। मायनी, अगर कभी मुझसे उकता जाओ, नफरत करने लगो, तो मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे अपनी जुदाई की मौत मत देना, बल्कि अपने हाथों से एक दफ़ा ही मुझे मार देना। बाखुदा मैं खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा, मगर जो सब छोड़कर चले जाते हैं ना, ये हर रोज़ मरने से ज़्यादा तकलीफ देता है। उसने इल्तिजाइया कहते शिद्दत से ज़रमीन के हाथ थामे। ज़रमीन सिकंदर के अल्फाज में जकड़ी साकित थी। आज उसने अपने सामने यकसर मुख्तलिफ हज़ाम सिकंदर को पाया था। ये वो पहले दिन वाला सर्द मिजाज और खड़ूस सिकंदर नहीं था। ये यूनी में लड़कों को चीखता, मारता, गुस्सा करता वायलेंट सिकंदर भी नहीं था। ये उसे धमकाने वाला मुस्तहिकम सिकंदर भी नहीं था। ज़रमीन के सामने हमा वक्त मुस्कुराने वाला सिकंदर भी इस वक्त कहीं खो गया था। ये तो टूटा बिखरा हिज़ाम सिकंदर था, जिसके लहजे में आंसू नाराज़ की कैफियत थी। ज़रमीन को खो देने का खौफ था। उसकी स्याह सुर्खी छलकाती आंखों में ज़रमीन के लिए बेशुमार शिद्दतें, दीवानगी, जुनूनियत और मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर था। ज़मीन के अंदर से इस कान से टूटे बिखरे शख्स को समेट लेने की आवाज़ आई, जो अपनी ज़ात की किर्चियाँ लेकर यूं ही फिर रहा था और किसी ने उसे समेटने की कोशिश भी नहीं की थी। या उसने किसी को ऐसा हक और मौका ही नहीं दिया था। ज़मीन ने बगैर सोचे समझे अपने अंदर की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया। जहाँ वो इंतहाई मजबूत और शरारती थी, वहीं चिड़िया जितना नाजुक दिल भी रखती थी, जो किसी को भी तकलीफ में देखकर तड़प उठता था। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। न जाने उसे एक जुमले में क्या था कि उसकी आवाज़ कांप गई और लहजा लड़खड़ाहट का शिकार हुआ। उसकी बात सुनकर गोया सिकंदर ने हफ्ते अकलीम की दवा सौंप दी। Oh Miney, thank you so much. You made me very happy. You made me smile. You don't know even what you have done to me. वो खुशी और जोश के मिले जुले एहसासात के साथ आगे बढ़ा और ज़मीन की पेशानी चूमता उसे अपने साथ लगाया। या अल्लाह, ये इतना बड़ा क्यों है? मैं तो इसे ज़रा सा भी नहीं हिला सकती। मेरे पास एक ही बंदा है और वो भी इतना बड़ा। उसने मासूमियत से दिल ही दिल में शिकवा किया। वो कि उसे सिकंदर की कुर्बत बौखलाहट का शिकार करती थी, मगर सिकंदर के चेहरे पर हकीकी खुशी देखकर ज़रमीन के दिल को एक अनजाना सा सुकून महसूस हुआ था। डिनर के बाद ज़रमीन कमरे में आते ही एलईडी ऑन करके बैठ गई। मायनी, इसे बंद करो और सो जाओ, सुबह यूं ही जाना है। सिकंदर ने रौबदार आवाज़ में कहते उसे देखा, जो अजीब नज़रों से उसे घूर रही थी। ओह सी मून, आई एम एन अडल्ट गर्ल, नॉट अ बेबी। उस ज़रमीन ने नाक चढ़ाते कहा तो वह दोबारा सामने मुतवज्जा हो गई। खुद को बच्चा समझो या बड़ा, सोना तो फिर भी पड़ेगा। सिकंदर ने मुस्कुराते उसके साथ बैठते सोफे की पुश्त पर बाजू फैलाया। अगर मैं ना सोई तो? ज़रमीन ने चैलेंजिंग अंदाज में आईब्रोज उचकाते उसकी जानिब देखा। डेफिनेटली सज़ा मिलेगी, सिकंदर ने संजीदगी से कहते उसे देखा। कैसी सज़ा? ज़रमीन ने हैरत से इस्तफसार किया। मैं हक करूँगा। खबरदार, जो आपने फ्लर्ट दोबारा शुरू किया। सिकंदर की बात पूरी होने से पहले ही वो सोफे से बदक कर दूर जा खड़ी हुई और उसे वार्निंग दी। सिकंदर उसकी हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराया। और ये कमरा तो मेरा है ना, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। ज़रमीन ने दूर खड़े ही से उसे दरवाजे की जानिब इशारा करते बाहर जाने का कहा। सिकंदर उसकी बात पर आईब्रोज उचका गया। ऐसे क्या देख रहे हो, निकलो। सिकंदर को खुद को देखता पाकर उसने दरवाजे की जानिब इशारा किया। सिकंदर सर झटककर मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। सिकंदर के उठने पर वो एक कदम पीछे हुई और दरवाजे की जानिब इशारा किया। सिकंदर ने मुस्कुराहट जब्त करते एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा, फिर ज़रमीन को देखा, जो अभी तक वैसे ही दरवाजे की जानिब इशारा किए खड़ी थी।
सिकंदर ने बेनियाजी से कहते हाथ पैंट की पॉकेट में डाले शाने उचकाए। वाई, उसने गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए पूछा। आई वाना हग यू टाइटली सो दैट यू फील लाइक आई नीड यू। सिकंदर की बात पर वे एकदम खामोश हुई, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, ओके मैं सो जाती हूँ। वो इज्जत में कहती जल्दी से बेड पर चढ़ गई। सिकंदर मुस्कुरा दिया। मायनी चेंज कर लो फिर सो जाना। सिकंदर ने वार्डरोब से ट्राउजर शर्ट निकालकर उसे थमाया। उसने एक नज़र उसके हाथ में मौजूद ट्राउजर शर्ट को देखा और पकड़कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाला और कॉल देखकर उसके चेहरे पर वही करख्तगी और आंखों में वही तासुर छा गया जो उसकी शाख्सियत का खासा थी। उसने कॉल अटेंड की। ओह शुक्र, तुम इतने दिनों से कहाँ हो सिकंदर? मेरे लड़के तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे हैं। ना तुम यूं नहीं आ रहे हो और ना ही ऑफिस। घर भी तुम्हारा खाली पड़ा है और यहाँ मेरा इतना नुकसान। मैं कल ही ऑफिस आऊँगा और दोबारा कॉल करके अपनी शामिल को आवाज़ मत देना, अब कल ही बात होगी। सिकंदर ने उसकी बात काटते सर्द लहजे में कहकर कॉल काट दी। उसने एक नज़र ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा और साइड टेबल की दराज से एक मोबाइल निकाल कर ऑन किया और एक नंबर पर कॉल मिलाई। बी रेडी फॉर टुमारो, मैं किसी भी वक्त इन्फॉर्म कर सकता हूँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ओके। उसने मुझसे हिकम लहजे में कहते ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की जानिब देखा जहाँ जरमीन खड़ी उसे ही देख रही थी। सिकंदर ने कॉल काटकर मोबाइल गैर महसूस अंदाज में ऑफ करके पैंट की पॉकेट में रखा। मुझे ये क्यों दिया पहनने के लिए? पूरी कार्टून लग रही हूँ मैं। जमीन ने मुंह बनाते परेशान नजर अपने हुलिये पर डाल के कहा, और अगर मुझे किडनैप करने का इतना ही शौक था तो मेरी वार्डरोब से मेरा ट्राउजर शर्ट ही निकाल लेते। उसने सिकंदर को घूर कर देखा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसका हुलिया देखा जिसकी बाबत वो मजीद छोटी लग रही थी। सिकंदर के खुले से ट्राउजर, घुटनों तक आती टी शर्ट पहने भीगे चेहरे के साथ झिंझलाई परेशान सी वो सीधा सिकंदर को दिल में उतरती महसूस हुई। सिकंदर को यूं मुस्कुराते हुए खुद को तख्ता पाकर वो पैर पटकती बेड पर जा लेटी और कंफर्टर सर तक ओढ़ लिया। लाइट ऑफ करो और जाओ अपने कमरे में, और हाँ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाना। कंफर्टर के अंदर से उसकी खफगी भरी आवाज़ उभरी। सिकंदर हंसता हुआ लाइट ऑफ करके उसके बराबर आ लेटा। उसको अपने बराबर पाकर जरमीन हैरान हुई। यहाँ क्यों लेटे हो? अपने कमरे में जाओ ना। जरमीन ने पीछे खिसकते हुए कंफर्टर के अंदर से नया हुक्म जारी किया। सोने के लिए? सिकंदर ने उसकी जानिब रुख करते संजीदा अंदाज में जवाब दिया। तो अपने कमरे में जाकर सो, मैं अकेली सोती हूँ, वो झिंझलाकर कहती मजीद पीछे खिसकी। अभी तक वो सर से पैर तक खुद को कंफर्टर में लपेटे हुए थी। मैं ऑलरेडी अपने कमरे में हूँ और पहले तो मैं भी अकेला ही सोता था मगर अब आदत बदल ली है। वो हंसकर कहता थोड़ा आगे हुआ। लेकिन अब ये मेरा कमरा है तो तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। वो कंफर्टर के अंदर से ही चिढ़कर कहती मजीद पीछे खिसकी और कंफर्टर समेत बेड से नीचे जा गिरी। जंगली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कंफर्टर में लिपटी जमीन पर बैठी सिर्फ चेहरा बाहर निकाले गुस्से से चीखी। सिकंदर उसके गिरने पर जल्दी से उठा था मगर उसे कंफर्टर चेहरे से हटाकर चीखते देखकर उसने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। वो पूरी कंफर्टर में लिपटी हुई फ़कत चेहरा बाहर निकाले बिखरे बालों समेत सुर्ख चेहरा लिए चीखती जितनी प्यारी लग रही थी उतनी मुहज़्ज़क़ा खेज भी लग रही थी। ये मुझसे दूर जाने की सज़ा है। सिकंदर ने बेड से उठकर उसे उठाते कंफर्टर समेत ही बेड पर लिटाकर हंसते हुए कहा, भाड़ में जाओ जंगली। वो गुस्से से कहते रुख मोड़कर लेट गई। सिकंदर हंसकर वापस अपनी जगह लेटा और कंफर्टर ओढ़ा। गुड नाइट मायनी, सिकंदर ने उसकी पूछ देखते कहा। जरमीन ने गुस्से से जवाब देने की बजाय टांग खींचकर सिकंदर की टांग पर मारी। उसकी टांग का वार बिल्कुल किसी नरम चीज़ की मानंद महसूस करके वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में जरमीन की पुरसकून सांसों की आवाज़ पर सिकंदर ने उसे देखा जो दूसरी जानिब रुख किया गहरी नींद में थी। घनी थमदार पलकें प्याजी गालों पर साया फगन थीं और सुर्ख लब आपस में पेवस थे, गोया गुलाब की दो पंखड़ियां आपस में लिपटी हों। सोते हुए वो बिल्कुल किसी मासूम गुड़िया की मानिंद लग रही थी, गोया सारी दुनिया से बेखबर सो रही हो। सिकंदर ने झुककर उसके दोनों आंखों को नरमी से चूमा और खुद से कंफर्टर उतारकर बेड से उतर गया। उसने एक नज़र जरमीन को देखा जो वैसे ही सुकून से तमाम तर मासूमियत लिए सो रही थी और एहतियात से बगैर आवाज़ पैदा किए कमरे से निकल गया। सुबह 4 बजे वो घर वापस आया था। आंखें लाल अंगारा हो रही थीं और एक हाथ खून से भरा हुआ था। शर्ट पर भी कई जगह खून लगा हुआ था। वो गाड़ी से निकलकर सीधा किचन में गया जहां दाएं जानिब के नीचे वाले तीसरे कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता हुआ सेंट्रल टेबल पर आ बैठा। उसने गर्म पानी से खून साफ करके जख्म का मुआयना किया और खुद ही स्टिचेस लगाकर हर चीज़ समेटता कमरे में आ गया। जमीन को देखते ही उसकी आंखों की सख्ती और सर्द मोहरी नरमी में बदली थी मगर आंखें हनूज सुर्ख थीं। जमीन पर नजर पड़ते ही उसके अंदर की बेचैनी और बेकली को सुकून मुयस्सर हुआ था। जरमीन अपने मखसूस अंदाज में नीम वालबों के साथ एक हाथ सीने पर दूसरा बेड से नीचे लटकाए सो रही थी। कंफर्टर पूरा जमीन बोस हुआ पड़ा था। वो इसके सोने के अंदाज पर हैरान होता आगे बढ़ा और झुककर नरम कालीन से कंफर्टर उठाकर जमीन पर वापस डाला। उसका नीचे लटकता हाथ उठाकर बेड पर रखा और उसके चेहरे पर आए बाल हटाकर उसकी पेशानी नरमी से चूमकर पीछे हुआ। उसने एक नज़र अपनी खून आलूद शर्ट पर डाली और मुड़कर वार्डरोब से कपड़े निकालता ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो बात लेकर बाहर आया तो आंखों की सुर्खी में कुछ कमी वाक़या हुई थी। बाल खुश करके उसने नमाज पढ़ी और बेड पर लेटकर ज़मीन को अपने हसार में लेता आंखें मूंद गया।
زرمین صبح اٹھی تو پہلی نظر سکندر کی گردن پر پڑی جو بالکل اس کے نظروں کے سامنے تھی۔ اس کے گردن پر تل دیکھ کر وہ یکدم پرجوش ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو پرسکون سا سو رہا تھا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر موجود تلوں کو چھوا۔ ایک الگ احساس سے دوچار ہوتے اس نے سکندر کو دیکھا۔ عین اسی وقت سکندر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک لمحے کو اسٹیل ہوئی اور اگلے ہی لمحے جلدی سے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اف زرمین، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ واش روم کے دروازے سے کچھ ٹکائے بڑبڑائی۔ اب پتہ نہیں وہ جنگلی کیا سوچے گا، اس نے منہ بناتے سوچا۔ جو بھی سوچے مجھے اس سے کیا، میری مرضی میں جس مرضی چیز کو ہاتھ لگاؤں۔ اس نے گردن اکڑاتے سوچا اور سر ہلاتی منہ دھو کر باہر نکلی۔ رکو! سکندر جو اس کے واش روم سے نکلنے کے انتظار میں ڈریسنگ روم میں ہی بیٹھا تھا اور زرمین کے نکلتے اٹھا تھا کہ زرمین نے ہاتھ کا اشارہ کر کے مستحکم لہجے میں اسے روکا۔ صبح صبح اس کو اتنا انرجیٹک دیکھ کر وہ حیران ہوتا مبہم سا مسکرایا۔ میری بات غور سے سنو، اب جب کل تم نے یہ سارا گھر مجھے دے دیا تھا تو تمہارے اس گھر میں رہنے کے کچھ رولز ہوں گے۔ زرمین نے اسے دیکھتے ادھر ادھر سے چکر لگاتے کہا۔ سکندر نے حیرت سے ہنسی ضبط کرتے اسے دیکھا۔ سب سے پہلا رول، میں اس گھر میں موجود جس مرضی چیز کو ہاتھ لگاؤں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی میں نے ان مولز کو چھوا تھا تو تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سکندر کی گردن کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ دوسرا رول، تم اپنے کمرے میں سویا کرو۔ اور تیسرا رول، اس نے کچھ دیر سوچا، چلو چھوڑو، پہلے دو رولز کو فالو کرنا یاد سے، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ سے گزرتی گردن اکڑائے مزے سے ڈریسنگ روم سے نکل گئی۔ سکندر نے مڑ کر اس کی ڈریسنگ روم سے باہر جاتے دیکھا، پھر ہنس کر کندھے اچکاتا واش روم میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہنس دیا۔ ویری ویل ڈن زرمین خان بنگش، اس نے خود کا کندھا آپ ہی تھپکا اور واپس کمفرٹر میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو زرمین کو واپس کمفرٹر میں دیکھ کر پریشان سا اس کی جانب بڑھا۔ آر یو آل رائٹ مائنی، اس نے زرمین کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے فکر مندی سے پوچھا۔ زرمین کو اچانک یاد آیا تھا کہ وہ رات کو اس سے ناراض ہو کر سوئی تھی اور یہ کہ سکندر اسے کڈنیپ کر کے لایا ہے اور اس نے 2 دن سے زر کو نہیں دیکھا۔ اس نے سکندر کا ہاتھ جھٹکتے دوبارہ چہرہ کمفرٹر کے اندر کر لیا۔ زرمین کے ہاتھ جھٹکنے پر سکندر کا ہاتھ زخمی ہاتھ سائڈ سے ٹکرایا اور سٹیچز کھل گئے۔ سکندر نے بینڈیج کیے بغیر لاپرواہی دکھائی تھی جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ زور سے ٹیبل سے ٹکرانے پر سٹیچز کھل گئے تھے۔ اس نے کوفت بھری نظر ہاتھ سے بہتے خون پر ڈالی۔ اسے اپنے زخمی ہاتھ سے زیادہ فکر زرمین کے رویے کی تھی جو ناراض لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے مائنی؟ اس نے فکر مندی سے کہتے دوبارہ کمفرٹر اس کے اوپر سے اتار کر سائڈ پر رکھا۔ زرمین اس کو غصے سے گھورتی اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سکندر کے خون بہاتے ہاتھ پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آر یو اوکے؟ سکندر نے اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ یہ کیا ہوا؟ زرمین نے کانپتی آواز میں استفسار کیا۔ اس کا غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا، نظریں ٹکی تھی تو سکندر کے خون بہاتے ہاتھ پر۔ سکندر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صرف ایک زخمی ہاتھ دیکھ کر ایسے کیوں ڈر رہی ہے جبکہ وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ اوہ یہ تو کچھ بھی نہیں، تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ سکندر نے نرمی سے کہتے آگے ہو کر اس کا بازو پکڑنا چاہا کہ وہ پیچھے ہو گئی۔ وہ بیڈ پر کھڑی تھی اور سکندر نیچے کھڑا تھا۔ اس کے عجیب رویے پر سکندر پریشان ہوا۔ وہ گہرے سانس بھرتی خود کو کمپوز کر رہی تھی جو سکندر نے محسوس کیا۔ واٹ ہیپنڈ مائنی؟ یہ صرف تھوڑا سا زخم ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے زرمین کے رویے سے پریشان ہوتے اس کو آگے آنے کا اشارہ کرتے پیار سے کہا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ اس کی ساکت نظریں صرف سکندر کے خون بہاتے ہاتھ پر تھیں۔ زرمین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر کو تفشیش لاحق ہوئی۔ ایوری تھنگ از فائن مائنی، اس نے بیڈ پر چڑھ کر زرمین کو اپنے ساتھ لگاتے نرمی سے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ نتھنگ از فائن، اٹس بلڈ، گوڈ ڈیمڈ بلڈ، وہ اچانک پیچھے ہو کر چیخی۔ اس کی بات سن کر سکندر ساکت ہوا۔ سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو لڑکی کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی وہ خون دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ سکندر کی آنکھوں کے سامنے کرسٹل براؤن آنکھیں لہرا گئیں۔ تم بالکل اس جیسی ہو مائنی، اس نے زرمین کو دیکھتے سوچا۔ نظام سکندر پر آج یہ انکشاف بجلی بن کر گرا تھا کہ جس چیز میں وہ ہر وقت ڈوبا رہتا ہے زرمین خان بنگش کا سب سے بڑا خوف وہی ہے۔ وہ کسی کی جان لیتے وقت نہیں کانپتا تھا اور زرمین صرف خون دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ جو زرمین کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک لمحے میں اس نے فیصلہ بدل لیا تھا۔ سکندر آگے بڑھا، زرمین نے 2 قدم پیچھے لیے۔ سکندر نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ پر بینڈیج کر کے واپس آیا تو زرمین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سکندر نے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر ایک بازو اس کے گرد پھیلایا۔ ٹھیک ہو؟ سکندر نے نرمی سے اس کے بال سے ہلاتے پوچھا۔ زرمین کوئی جواب دیے بغیر مزاحمت کیے بغیر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا سارا خون بہتے دیکھا تھا۔ قدر توقف کے بعد وہ عجیب کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس کا؟ سکندر نے اس کے بال سے ہلاتے نرمی سے پوچھا۔ لوئی، وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ سکندر نے سر اس بات میں ہلا کر اسے دیکھا جو گمسم بیٹھی تھی۔ سکندر نے اسے خریدنے کی بجائے اسے اس سچویشن سے نکالنے کا سوچا۔ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر سکندر کھڑا ہوا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر کے بیڈ سے نیچے اتارا۔ زرمین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سکندر نے وارڈروب سے ایک ڈریس نکال کر اسے تھمایا۔ جلدی سے چینج کر کے آؤ اگر زرجان سے ملنا ہے۔
सिकंदर ने नरमी से कहते उसका गाल थपका। दिलजान के नाम पर उसकी आंखों की चमक बढ़ी। उसको इस वक्त हकीकतन अपने ज़र की ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो जल्दी से सिकंदर के हाथ से ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो सिकंदर के दिए कपड़े पहने दुपट्टा हाथ में पकड़े बाहर आई। चेहरे पर उलझन थी। सिकंदर उसको पहली मर्तबा मशरक़ी लिबास में देखकर साकित हुआ। इसका क्या करूं? उसने दुपट्टा देखने मुंह बनाकर पूछा। उसके मासूम सवाल पर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से दुपट्टा पकड़ा, उसे उड़ाया और सर पर टिकाते एक नज़र उसे देखा। तुम मुझे पर्दा करवा रहे हो? उसके मासूम अंदाज पर वो नरमी से मुस्कुराया। नहीं, मैं अपने कीमती तरीन असासे को दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़ाम सिकंदर को अपने कीमती असासों की हिफाजत करनी आती है। सिकंदर ने मोहब्बत से कहते उसकी पेशानी चूमी। मेरे शूज़, तुमने मुझे नंगे पाँव किडनैप किया था, उसने खफगी भरी आवाज़ में कहते सिकंदर को फिर मासूम अंदाज में ताना दिया। उसके बार बार यही बात करने पर वो चिढ़ने की बजाय मुस्कुरा दिया। अगर शहजादे ने सिंड्रेला को जूता पहना दिया तो स्टोरी का सारा चार्म इंटरवल से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। सिकंदर के मायने खेज अंदाज पर वो चौंकी। उसे बात की गहराई समझ नहीं आई थी, मगर वो सिकंदर को नहीं कह सकती थी कि मुझे समझ नहीं आई। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाना सिकंदर के लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं था कि उसे समझ नहीं आई। तुम्हारे पास मेरे साइज़ के कपड़े कहाँ से आए? उसने सिकंदर की बात का जवाब देने के बजाय सवाल पूछा। आए नहीं, मैं खुद लाया हूँ, उसने मुस्कुराते जवाब दिया। सिकंदर ने एक शॉपिंग बैग उसे थमाया। अब जल्दी से पहन लो, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है। सिकंदर ने नरमी से कहते उसे थमाया और मुड़कर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। ज़रमीन ने अचंभे से सिकंदर को देखते शॉपिंग बैग खोला। अंदर अपने साइज़ के सैंडल्स देखकर उसने हैरत से सिकंदर की जानिब देखा। सिकंदर कपड़े निकालकर एक मुस्कुराती निगाह उस पर डालता ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो जल्दी से सैंडल्स पहनकर खड़ी हो गई। उसे जरजान से मिलने की जल्दी थी, जिसकी वजह से उसके जहन से कुछ देर कबल का खौफ काफ़ी हद तक निकल चुका था। उसने जल्दी से बाल बनाए और सिकंदर का इंतजार करने लगी। सिकंदर तैयार होकर आया तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। चलें? हेज़ल ग्रीन आंखों की चमक काबिले दीद थी। सिकंदर को जरजान खान बंगिश पर रश्क हुआ, जिससे मिलने के लिए ज़रमीन इतनी खुश थी कि अपना खौफ तक भुला चुकी थी। चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, सिकंदर ने नरम मुस्कुराहट से जाए उसका कंधे पर पड़ा दुपट्टा सर पर उड़ाया। अब के बाद उसको सर से उतरने मत देना मायनी, उसने नरमी से कहते उसका हाथ पकड़ा और कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, ज़रमीन ने अपना हाथों से चुभवाते मुंह बनाकर कहा। सिकंदर ने उसे देखा जो इस वक्त कुछ करने के मूड में नहीं थी। ओके, उसके जवाब पर वो चुपचाप बगैर मजीद कुछ कहे पोर्च में खड़ी गाड़ी में बैठ गई। आलिम खान बंगश मौसमी तगय्युरात की वजह से फ़्लाइट लेट होने से आज सुबह 3 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान आए थे और आते साथ ही ज़रमीन की खबर उन पर बिजली बनकर गिरी थी। उन्होंने सबसे पहले सिकंदर से मिलने का फ़ैसला किया था। इससे कबल के वो खुद सिकंदर के पास जाते, दरजान के नंबर पर आने वाले मैसेज ने उन्हें रोक दिया था कि सिकंदर खुद ज़रमीन को लेकर आ रहा था। मायनी, मैं जैसे कहूँ वैसे ही करना, वरना मैं। सिकंदर आलिम वला के पोर्च में गाड़ी रोके सीट बेल्ट खोलता कह रहा था कि ज़रमीन उसकी बात सुने बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गई। सिकंदर ने रास्ते में उसे ज़बरदस्ती सैंडविच खिलाया था और एक मरतबा फिर उस पर बिगड़ी हुई थी। वो गहरा सांस भरते खुद भी उसके पीछे उतरा। बाबा जान! ज़रमीन खुशी और हैरत से आलम जान को देखती उनकी तरफ लपकी और उनकी पुरशफीक बाहों में समा गई। बाबा की जान, कैसा है मेरा बच्चा? आलिम खान ने मोहब्बत से पूछते उसके सर पर बोसा दिया। ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? उसने मुस्कुराते पूछा। मानो मुझे भूल गई। जरजान के कहने पर वो जल्दी से जाकर उसके गले लगी। मेरे बर्फानी लंगूर, मैंने तुम्हें इतना मिस किया। वैसे इससे पहले भी मुझे पता नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी थी, मगर जरजान ने उसके चेहरे पर एक और तासुर भी महसूस किया था। जरजान, मानो को अंदर ले जाओ। आलम खान बंगिश ने सिकंदर को देखते जरजान को मुखातिब किया। जी बाबा जान, जरजान ने कहते हुए ज़रमीन को साथ लिए कमरे का रुख किया। उनके जाने के बाद आलिम साहब पूरी तरह सिकंदर की जानिब मुतवज्जा हुए। मानो, तुमने खून देखा है? जरजान ने कमरे में जाते साथ ही उससे तफशीशी अंदाज में पूछा। ज़रमीन ने सोफे पर बैठते सर इस बात में हिला दिया। अब कैसी हो? उसने ज़रमीन के साथ बैठते नरमी से पूछा। वो जानता था कि उसकी मानो का सबसे बड़ा खौफ खून देखना है। ज़रमीन किसी का खून नहीं देख सकती थी। खून देखना उसे माजी में पहुंचा देता था। फ़ाइन, उसने गर्दन मोड़ के जरजान को देखा। मानो, तुम्हें सिकंदर ने कुछ कहा तो नहीं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। नो, उसने नफ़ी में सर हिलाया। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा है ज़र, उसने सर हिलाते गर्दन जरजान की जानिब मोड़ी। तुमने जो बातें उसके बारे में कही थी वो सब फेक थी ज़र, हज़ाम बहुत केयरिंग और अच्छा है, उसने अपने जूतों की जानिब देखते हुए कहा। रियली? जरजान हैरान हुआ। ज़रमीन ने सर इस बात में हिला दिया। मानो, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें लोगों की समझ नहीं है कि वो किसका भेस बदल कर अंदर से दरअसल क्या होते हैं। बचकर रहो मेरी जान, अपनी आंखें खोलो और दुनिया को देखो कि कैसा धोखा है सब। जरजान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर प्यार से समझाया। मैं भी, उसने कंधे उचकाते जरजान की बात पर नीम रजामंदी जाहिर की। दिन धीरे धीरे सिलकता जा रहा था और कहीं हकीकत से पर्दा उठा था और कोई ताहाल अपने हाल में मस्त था। कोई माजी से खौफजदा होकर अपना आज दाव पर लगाने जा रहा था तो कोई मुस्तकबिल से डरकर अपना हाल आग में झोंक रहा था। ज़रमीन जरजान को सब कुछ सुना चुकी थी, अपनी हर शरारत जो वो सिकंदर के साथ कर चुकी थी, और जरजान उसकी बातें सुनकर अपना सर पीट कर रह गया था।
बेटा मैंने आपकी ज़रूरी पैकिंग करवा दी है, आप जल्दी आ जाओ, सिकंदर वेट कर रहा है। आलम खान की बात पर वो जरजान के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हैरत ज़दा रह गई। बाबा जान, आप खुद मुझे भेज रहे हैं? वो हैरत और सदमे की कैफियत में बोली। हाँ, और जल्दी आओ, सिकंदर वेट कर रहा है। उन्होंने जरमीन से नजरें चुराते जवाब दिया। उसकी जानिब देखते तो यकीनन जब्त खो देते और हकीकत से आगाह करना पड़ता, जो वो कर नहीं सकते थे। अपने बाप के हैरान कुन हद तक अचानक बदले रवैये पर जहाँ उसे शदीद हैरत हो रही थी, वहीं तकलीफ भी हो रही थी। बाबा जान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने रूहानी शक्ल बनाते सदमे और हैरत से इस्तफसार किया। वह ज़मीन से रुख मोड़कर खड़े हो गए। वो मुंह खोले हैरत और सदमे से उन्हें देखती रह गई। सिकंदर इंतजार कर रहा है। कदरे तवक्कुफ के बाद वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोले, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ इस घर में रहना है बाबा, आपके साथ, ज़र के साथ। उसने एक आखिरी कोशिश की। बेटा, अब सिकंदर तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसी के साथ उसके घर में रहना है। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। उनकी बात ने उसे तकलीफ दी थी। वो दुख से गोया हुई। आलम खान ने कोई जवाब न दिया। उनकी गहरी खामोशी पाकर वो तासुफ और कुर्ब से गोया हुई। ओके बाबा, मैं जा रही हूँ, मगर आपकी ज़रमीन खान बंगिश उधर ही मर जाएगी और यहाँ से जाने वाली सिर्फ ज़रमीन हजाम सिकंदर होगी। उसने भीगी आंखों से उनकी पुश देखते कहा और उन्हें वहीं छोड़कर कमरे से निकल गई। वो रोती हुई सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रही थी जब जरजान उसे रोता देखकर परेशानी से उसकी जानिब बढ़ा। मानो, मेरी जान, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सिकंदर ने कुछ कहा क्या? उसने ज़रमीन के आंसू साफ करते परेशानी से इस्तफसार किया। मर गई तुम्हारी मानो। वो उसका हाथ झटक कर टूटे लहजे में कहती वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर जरजान वहीं सुन हुआ। ना उसके कदम आगे बढ़े ना ही पीछे। वो एक जगह पर साकित खड़ा था।